and the name of that topic is database security. ठीक है, एंड जो हमारा मेन कंसर्न है वो किसके ऊपर है, डेटाबेस की सिक्योरिटी के ऊपर। हम डेटाबेस बनाते हैं, ठीक है, हमारे पास टेबल्स होते हैं हमारे डेटाबेस में। बाद में हमारा मेन मोटिव क्या होता है कि जो भी डेटा हम रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, वी वांट टू इंश्योर कि वो जो डेटा है वो सिक्योर भी रहे। ठीक है, ये मतलब होता है ना सिक्योरिटी का। यस और नो? Okay, so I am about to share my screen with you. So this is the topic that we are going to cover today. Okay, so the name of the topic is database security and introduction. Okay, so in this topic what we are going to discuss, हम किन चीजों के बारे में हम discuss करेंगे। First of all, that what are the types of security. So उसमें हम देखेंगे what are the legal and ethical issues, what are the policy issues, what are the system related issues, and need to identify multiple security levels, means there will be levels, हमें किस level के ऊपर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये डिस्कस करना पड़ेगा कि कितने लेवल्स हैं और किस किस लेवल के ऊपर कौन कौन सी जो है सिक्योरिटी है वो लग सकती है। ठीक है, और लीगल और एथिकल इश्यूज क्या हैं लीगली, एंड हमें कुछ राइट्स जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से ये हमें राइट है कि जो डेटा हम क्रिएट करते हैं वी हैव द राइट कि हम उसको सिक्योर करके रखें। मेरी मर्जी है, मेरा डेटा है, मैं किसी को रीड ना करवाऊं, ऐसा कोई भी किसी भी कंट्री में आपको कोई कंपल्शन नहीं है कि जो आपने डेटा बनाया हुआ है आप उसको पब्लिकली सबको रीड करने की परमिशन दो। ठीक है, विच इज लीगली करेक्ट। मेरा डेटा है तो मैं उसको यूज करूंगी। ठीक है, जब मेरा मन होगा तो मैं उसको किसी को रीड करवाऊंगी, अदरवाइज मैं नहीं। जैसे हम कहते हैं कि मेरा घर है, मैं रहूंगी या मैं रहूंगा, ये अगर मेरा गोल्ड है तो आई विल यूज इट, जो मेरे रिसोर्सेज हैं उनको मैं यूज करूं। तो ये हम क्यों करते हैं, कोई आके हमारे घर में क्यों नहीं बैठ जाता, कोई और हमारे घर के ऊपर कब्जा क्यों नहीं कर लेता, बिकॉज दिस इज लीगली इनकरेक्ट। लीगली हमें गवर्नमेंट की तरफ से कुछ राइट्स जो हैं वो मिले हुए हैं। ठीक है, एंड एट दैट कवर्स द एथिक्स। एथिक्स मींस द गुड थिंग्स, है ना। एथिकली सबको उन राइट्स को फॉलो करना चाहिए, उन रूल्स को फॉलो करना चाहिए। अगर उन रूल्स को हम नहीं फॉलो करते हैं, इट मींस वी आर नॉट एथिकली एंड लीगली करेक्ट। ठीक है, और हर एक चीज को गवर्न करने के लिए कुछ कुछ पॉलिसीज बनी हुई हैं। ठीक है, कुछ लॉज बने हुए हैं, वो हम करेंगे। फिर हम कुछ इश्यूज डिस्कस करेंगे सिस्टम रिलेटेड। हमारा डेटाबेस है, डेटाबेस इज अ सिस्टम, इट इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स, बट इट इज अ सिस्टम। ठीक है, कुछ इश्यूज हम जो है वो डिस्कस करेंगे, और फिर हम ये देखेंगे कि हमें कौन कौन से लेवल्स आइडेंटिफाई करने हैं हमारे डेटाबेस में जहाँ पे हमें सिक्योरिटी रखनी है। कुछ लेवल्स पे हमें कम सिक्योरिटी के साथ भी वी कैन वर्क, कुछ लेवल्स पे हमें ज्यादा सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ती है। ठीक है, सो दिस इंट्रोडक्टरी स्लाइड इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर क्लियर है जस्ट राइट यस और नो इन द चैट बॉक्स। After that we will discuss, there are three basic concepts, these are the terms जो आपने कभी ना कभी सुनी जरूर होंगी। ठीक है, फर्स्ट टर्म इज ऑथेंटिकेशन, सेकेंड टर्म इज नोन एज ऑथराइजेशन, एंड थर्ड टर्म इज नोन एज एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, सो ऑथेंटिकेशन क्या है, व्हाट इज ऑथेंटिकेशन? So it is a mechanism that determines whether a user is who he or she claims to be. ठीक है, एक बार फिर इसको पढ़ते हैं। A mechanism that determines whether a user is who he or she claims to be. ठीक है,
तो हमने इस डेफिनेशन को, वी हैव स्टडीड इट 2 times. Can anyone out of you tell me what does it mean? You can write it in the chat box कि इसका क्या मतलब है. You can use any language, you can use your you can use Hindi language or whatever language to tell me what do you mean by authentication. I will check how many students are replying me. No one? आपको मेरी बात समझ आई है बच्चे, जो मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की है, क्या वो आपको समझ आई है? मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन की अभी एक डेफिनेशन समझाई है और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बताएं कि आपको क्या समझ आया है उसमें. यू शुड राइट इट इन द चैट बॉक्स. तो मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया. No message still. Okay, let's ask someone. किसी को हम परमिशन देते हैं बोलने की. Okay, सोनू को परमिशन देते हैं हम. सोनू, you can unmute yourself और मुझे बताओ कि इसका क्या मतलब था ऑथेंटिकेशन का. हेलो हेलो. हेलो, आवाज आ रही मैम? जी आ रही है बच्चे आवाज. जी मैम. तो क्या समझ आया ऑथेंटिकेशन का? क्या समझ आया? समझ भी आया कि नहीं आया? कुछ आया मैम. क्या? ऑथेंटिकेशंस मतलब एक तरह का मैम अधिकार, या क्या कहते हैं, अधिकार बोल सकते हैं मैम, जिसके कारण वो किसी को मतलब वो क्लेम कर सकता है, किसी पे मतलब कोई मुकदमा वगैरह जारी कर सकता है. एक तरह से उसको क्या कहते हैं, अधिकार मिलता है मैम, उसके लीगली, कानूनी तौर पे. म्यूट करो चलो अपने आप को. ओके, महक से पूछते हैं हम. हेलो मैम. हाँ जी. मैम फॉर एग्जांपल जब हम इसकी सिक्योरिटी के लिए यूज होता है, अगर बाय चांस हमें सिक्योरिटी नहीं मिली होती या हमारा पासवर्ड बाय चांस किसी के थ्रू चल जाता है, तो हम पहले ही सिक्योरिटी के लिए ये यूज कर देते हैं ताकि ऑथेंटिकेट लगा दे, ताकि लॉगिन, अगर हम दोबारा कोई लॉगिन करना चाहे अपने अकाउंट से हमारी आईडी, तो वो ऑथेंटिकेट हम इसलिए लगा देंगे ताकि वो लॉगिन नहीं कर पाएगा, वो हमें पहले ही शो हो जाएगा. ओके ओके. इसके अलावा हम राजू से पूछते हैं. राजू, ये आज काफी दिनों बाद आया है. अगर ये अपने आप को अनम्यूट करेगा तो पास बैठा होगा कहीं फोन के. तो राजू, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए. कैसे पता चलता है कौन कहाँ पे है? और स्वपन को बोलते हैं अनम्यूट करने के लिए. स्वपन, अपने आप को अनम्यूट करो बच्चे. ओके. प्रभजोत सिंह को बोलते हैं. अनम्यूट योरसेल्फ प्रभजोत सिंह. हेलो मैम.
ओके प्रभजोत, मैं ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ authentication ਦੀ definition ਹੁਣੇ ਬੋਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। I just want to know ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਮੈਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾ ਨੈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੀ ਕਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੋ ਨਹੀਂ, ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਰੀਜੁਆਇਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸਕਰੀਨ ਜਿੱਥੇ authentication ਦੀ definition ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਪੜੋ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ। ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ ਤਦ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਥੈਂਟੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ओके, थैंक यू। ओके बच्चे, सो महक ने इसको काफी अच्छे एक्सप्लेन कर दिया और प्रभजोत ने भी इसको एक सिंगल लाइन में बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ऑथेंटिकेशन का क्या मतलब है? मैं नवलीन हूँ, मेरे पास कोई अकाउंट है, ठीक है, और मैं क्लेम कर रही हूँ कि ये अकाउंट मेरा है, ये अकाउंट मुझे बिलोंग करता है, ठीक है। लेकिन जो सिस्टम है जिसने मुझे लॉगिन राइट्स देने हैं, जिसने मुझे लॉगिन की परमिशन देनी है, ठीक है, वो मेरे से हमेशा क्या मांगता है? प्रूफ मांगता है, ठीक है। सो इट इज आस्किंग यू, इट इज अ मैकेनिज्म, एक तरीका है, एक वे है जो आप यूज करते हो, ठीक है। क्या करने के लिए इसको यूज करते हो? टू डिटर्मिन, ये देखने के लिए, ये ढूंढने के लिए आप इस वे को यूज करते हो कि वेदर अ यूजर, कि कोई यूजर जो क्लेम कर रहा है, मैं क्लेम कर रही हूँ, मैं दावा कर रही हूँ कि मैं नवलीन हूँ और ये अकाउंट मेरा है, क्या वाकई में ये नवलीन है या नहीं? जो ये क्लेम कर रही है उसको भी ये चेक करने की कोशिश कर रहा, ठीक है। मैं क्लेम कर रही हूँ ये अकाउंट मेरा है, तो मेरे पास क्या होगा? मेरा आईडी एंड पासवर्ड, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा? मैं उसमें लॉग इन हो जाऊंगी, ठीक है। अगर किसी और के पास मेरा आईडी पासवर्ड होगा तो इट मीन्स सिस्टम उसको भी यही ऐसे ही सोचेगा कि वो भी क्या है, ही और शी इज ऑल्सो नवलीन, तो वो उसको भी लॉग इन की परमिशन दे देगा। तो ये ऑथेंटिकेशन जो है, ये आईडी और पासवर्ड जिसके पास होगा उसको ऑथेंटिकेशन मिल जाएगी, उसका क्लेम जो है वो ओके हो जाएगा और वो उसमें लॉग इन कर सकता है, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड टर्म है वो क्या है? ऑथराइजेशन, ठीक है। अब ऑथराइजेशन क्या है? इट इज द ग्रांटिंग ऑफ राइट, किसी को कोई हक देना, कोई प्रिविलेज देनी, विच enables a subject to legitimately have access to a system or a system's objects, ठीक है। अब मेरे पास अगर उसका आईडी और पासवर्ड है, ठीक है, उसमें मैंने अपना डेटा रखा हुआ है, तो फर्दर मैं उसमें कुछ लोगों के अकाउंट्स बना देती हूँ और मैं उनको ऑथोराइज कर देती हूँ कि वो इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, कुछ राइट्स रखते हैं, कुछ हक रखते हैं। राइट्स क्या रखते हैं? हो सकता है मैं उनको सिर्फ रीडिंग के राइट्स दे देती हूँ, या फिर मैं उनको राइटिंग करने के भी, मीन्स चेंज करने के भी राइट्स दे देती हूँ, ठीक है। सो ऑथराइजेशन मीन्स कि आप फर्दर किसी को कोई ना कोई हक दे दो ताकि उसका आपके सिस्टम के ऊपर क्या हो जाए? राइट हो जाए। राइट ये नहीं कि पूरा देते हो, आप उसको हाफ राइट भी दे सकते हो कि सिर्फ वो रीड कर सके, आप उसको फुल राइट भी दे सकते हो कि वो उसमें चेंजेस भी कर सके। सो दैट इज नोन एज ऑथराइजेशन, ठीक है। ऑथेंटिकेशन क्या करता है? वो आपकी आइडेंटिटी को चेक करता है कि ये बंदा जो है ये सही आइडेंटिटी वाला है। ऑथराइजेशन क्या है? आइडेंटिटी के बाद वो आपको रीड और राइट की परमिशन दे देता है, ठीक है। अब एक्सेस कंट्रोल क्या है? ठीक है, अब अ सिक्योरिटी मैकेनिज्म फॉर रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू अ सिस्टम्स ऑब्जेक्ट एज ए होल, ठीक है। एक्सेस कंट्रोल क्या है? मैंने किसी को ऑथराइज कर दिया, लेकिन उसको मैं एक्सेस कंट्रोल देती हूँ सिर्फ रीडिंग का। किसी को मैंने ऑथराइज करके उसको एक्सेस मतलब मेरे डेटाबेस को यूज करने का राइट, ठीक है, उसको सिर्फ मैं राइट देती हूँ कि वो मेरे सिस्टम को कैसे कंट्रोल कर सके, सिर्फ रीड करके उसको देख सॉरी। और किसी को मैं राइट देती हूँ कि वो उसमें चेंजेस भी कर सके, राइट भी कर सके। तो एक्सेस कंट्रोल क्या है? उसको मैं परमिशन देती हूँ कि वो क्या कर सके, सिर्फ रीड कर सके कि राइट भी कर सके। ओके, जस्ट वेट बच्चे।
ओके बच्चे, ये स्लाइड सबको क्लियर है? ये वाली जिसमें हमने 3 टर्म्स किए हैं, ऑथेंटिकेशन, उसके बाद ऑथराइजेशन और उसके बाद एक्सेस कंट्रोल। ऑथेंटिकेशन किसी बंदे की आइडेंटिटी को चेक करता है, ठीक है। ऑथराइजेशन उसको ग्रांट करता है कोई भी राइट, रीड और राइट करने का, सपोज करो। और एक्सेस कंट्रोल ये चेक करता है कि वाकई वो बंदा जो उसको ग्रांट किया गया है वही चीज यूज कर रहा है कि नहीं यूज कर रहा है, ठीक है। अगर उसको राइट परमिशन दी गई है तो वो क्या सिर्फ राइट ही कर रहा है, अगर उसको रीड परमिशन दी गई है तो क्या सिर्फ वो रीड ही कर रहा है, दैट इज थ्रू एक्सेस कंट्रोल। ओके, कोई यस कोई नो, कुछ नहीं आया, मतलब क्लियर नहीं है आपको? ओके, आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट थ्रेट्स, ठीक है। जनरली हम थ्रेट्स को जब हम बात करते हैं तो थ्रेट्स क्या है, हमें खतरा जो होता है, हमें तो कोई खतरा नहीं है भाई, ठीक है, खतरा तो आपको ही है। ना आप क्लास में रिप्लाई कर रहे हो, ना आपकी अटेंडेंस पूरी हो रही है, ना कुछ और आप ध्यान से कर रहे हो, तो थ्रेट्स आपको हैं। इस केस में हम किस चीज के थ्रेट्स की बात करेंगे? इस केस में हम डेटाबेस की सिक्योरिटी को क्या थ्रेट है, हमें डेटाबेस की सिक्योरिटी रखनी है, हमारा डेटा जो है वो सिक्योर रहे, लेकिन हमारे डेटा को क्या खतरे हो सकते हैं जिससे उसकी सिक्योरिटी खराब हो सकती है। वो स्टडी करने से पहले फर्स्ट वी विल स्टडी के थ्रेट्स होते क्या हैं, व्हाट डू यू मीन बाय थ्रेट्स, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। तो एनी सिचुएशन और इवेंट वेदर इंटेंशनल और अनइंटेंशनल, ठीक है, कोई भी ऐसे हालात या कोई भी ऐसा काम, ठीक है, हो सकता है कि वो इंटेंशनल हो, इंटेंशनल मतलब किसी के द्वारा अपनी मर्जी से किया गया हो, या फिर हो सकता है अनइंटेंशनल हो, अनइंटेंशनल मतलब उसने जानबूझ के ना किया हो, उसको गलती से हो गया हो वो काम, ठीक है। ऐसा कोई भी हालात, ऐसा होने से कोई ऐसा काम करे इंटेंशनली या अनइंटेंशनली से आपके सिस्टम को इफेक्ट करे, ठीक है। कोई भी हालात इंटेंशनली या अनइंटेंशनली अगर आपके सिस्टम को प्रभावित करते हैं, आपके सिस्टम के ऊपर कोई इफेक्ट छोड़ते हैं, ठीक है, तो वो इफेक्ट बाद में आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी शो होगा। अगर आपके डेटा के ऊपर इफेक्ट है, आपका डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कोई दूसरी पार्टी उस डेटा को चोरी कर लेती है, उसको रीड करने की कोशिश करती है जबकि उसको ना रीड की परमिशन है या ना राइट की परमिशन है, तो अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन का, आपके डिपार्टमेंट का डेटा चोरी होता है तो पहले डेटा को तो थ्रेट हुआ, बाद में आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी तो उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा ना। बताओ पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अगर आपका जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है उसको कोई चुराने की कोशिश करता है तो वो आपकी सिक्योरिटी को इफेक्ट कर रहा है, डेटाबेस की सिक्योरिटी को, पर एट द एंड वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को भी इफेक्ट कर रहा है। यस और नो? ओके, तो अब हमें थ्रेट्स किस लेवल पे हो सकते हैं? थ्रेड्स हमारे सिस्टम्स को हो सकते हैं, हमारे डेटाबेसेस को भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मैंने आपको कुछ डेफिनेशंस करवाई हैं, मैंने आपको थ्रेट के बारे में बताया, ओके, और मैंने आपको ये 3 टर्म्स कराई, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड एक्सेस कंट्रोल। अब हमने अभी ताजा ताजा इसको किया हुआ है, तो क्यों ना हम एक पोल जो है वो ले लें इस टाइम पे, ठीक है। मैं पोल आप सबके सामने लॉन्च कर रही हूँ, देखो 1 मिनट है आपके पास।
क्योंकि ऑलमोस्ट आपको 2 मिनट्स दिए हैं, तो सभी बच्चों की जो है वो पोल कंप्लीट हुई है। चलो अच्छी बात है। तो मैं अभी पोल को बंद करने लगी हूँ यहाँ पे। तो लग रहा है अभी भी एक बच्चे ने रिप्लाई नहीं किया है। एनी हाउ, तो बच्चे ये सिंपल क्वेश्चन था कि अगर आप ऑथेंटिकेशन के बारे में बात करते हो तो उसका क्या मतलब है, टू डिटरमिन आइडेंटिटी ऑफ अ यूजर। ओके, एंड आई एम शेयरिंग द सेकंड पोल विद यू। ओके, मैं पोल को अब एंड कर रही हूँ। तो बच्चे इसका जो सही आंसर था वो था बोथ ऑफ द अबव, है ना। रिस्ट्रिक्शन भी एक एक्सेस ही है कि हम किसी को देना ही नहीं चाहते राइट्स, रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहते हैं कि वो बिल्कुल भी हमारे डेटा को बिल्कुल भी ना रीड कर सके ना राइट कर सके, तो वो भी हमारे कंट्रोल में है। अगर हम किसी को राइट्स देते हैं, वी गिव द एक्सेस, राइट, तो भी वो भी हमारे कंट्रोल में है। तो बोथ रीड एंड राइट और रिस्ट्रिक्ट करना या गिव करना, दीज आर द एक्सेस कंट्रोल। सो जिन्होंने बोथ ऑफ द अबव लिखा है, they are correct. Okay, and now my third poll is in front of you. ओके, मैं इसको क्लोज करने लगी हूँ। तो इसका जो सही आंसर था, इट वाज खतरा। इट्स लाइक अ डेंजर, तो है ही है, बिकॉज थ्रेट को जब भी हम कहते हैं थ्रेट, है ना, तो डेंजर वर्ड तो आता ही आता है इसमें, ठीक है। और इसमें इंटेंशनल और अनइंटेंशनल एक्सेस ऑफ टू इफेक्ट, जनरली हम जब थ्रेट की बात करते हैं तो खतरा वर्ड जो हमारे दिमाग में आता है, ठीक है। और इसमें मैंने आपको एक और डेफिनेशन दी है, इंटेंशनल और अनइंटेंशनल एक्सेस टू इफेक्ट द सिस्टम। तो जिन्होंने बोथ ऑफ द अबव लिखा है, दे आर करेक्ट, ठीक है। जिन्होंने सिर्फ इंटेंशनल और अनइंटेंशनल एक्सेस टू इफेक्ट द सिस्टम लिखा है, उन्होंने जनरली विद रिस्पेक्ट टू डेटाबेस सिस्टम ही इसका रिप्लाई कर दिया है।
ठीक है, और ऐसे भी कई हैं जिन्होंने नन ऑफ द अबव भी लिखा है, महान हस्तियां। चलो एनी हाउ, तो इसके बाद लेट मी चेक अगर मेरे पास कोई और, नहीं अभी नहीं है कोई और पोल। उसके बाद बच्चे वी आर ऑन दिस स्लाइड, ठीक है, एंड थ्रेट्स टू कंप्यूटर सिस्टम्स को अब हम थोड़ा और डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो कई तरह के थ्रेट्स की यहाँ पे बात की गई है, ठीक है, विद द हेडिंग्स के हार्डवेयर के लेवल पे क्या थ्रेट्स हो सकते हैं, ठीक है। यूजर्स जो हैं, जो आपके सिस्टम को या आप जो यूज कर रहे हो या कोई और आपके सिस्टम को यूज कर रहा है, वो कैसा खतरा अपने साथ लेके आ रहा है। अब आपके सिस्टम्स जो होते हैं वो सारे कहाँ पे होते हैं, ऑनलाइन नेटवर्क पे के ऊपर होते हैं, इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं। तो जिन नेटवर्क्स के थ्रू वो कनेक्टेड हैं, वो आपके सिस्टम को या आपके डेटा को क्या खतरा जो है वो पैदा करके दे सकता है, ठीक है। आपका जो सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर आपने अपना सारा डेटा जो है वो भरा हुआ है, रखा हुआ है, क्या वो भी कोई आपके सिस्टम को खतरा जो है वो पोज कर सकता है। उसके अलावा जो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, जो सारा कुछ कंट्रोल करता है, एक डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, डीबीए, ठीक है, वो क्या करता है। तो कितने लेवल्स पे हम इसको आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है ये, सबसे ऊपर क्या है, ये हार्डवेयर, ठीक है। अब हार्डवेयर का क्या मतलब है कि आपके सिस्टम के हार्डवेयर, अगर बच्चे आपका सिस्टम है उसमें अगर हार्डवेयर को कोई खतरा होता है, तो क्या आपको लगता है कि आपके सिस्टम के डेटा को भी खतरा हो सकता है। अगर आपके सिस्टम के हार्डवेयर को कोई खतरा पहुंचाने की कोशिश करता है, कोई थ्रेट करने की कोशिश करता है, तो क्या लगता है आपको कि वो इनडायरेक्टली आपके डेटा को भी नुकसान पहुंचा सकता है अगर वो आपके हार्डवेयर को नुकसान पहुंचाता है। जस्ट राइट, यस और नो। मोहित कुमार यस, सिद्धार्थ यस, बस। नवदीप कौर यस, तेंद्र ओके बच्चे। अब आपका जो सॉफ्टवेयर है, जो आपका डेटा है, सब कुछ वो आपके हार्डवेयर के बिना तो चल नहीं सकता। अगर आपका कोई सीपीयू ही चोरी करके ले जाए, आपका सीपीयू एक क्या है, हार्डवेयर यूनिट है, और आपका सीपीयू इज ऑल्सो द ब्रेन ऑफ योर सिस्टम, और आपका जो भी डेटा है वो सारा आपके सीपीयू के अंदर सॉफ्टवेयर के ऊपर पड़ा हुआ है। अगर कोई आपका हार्डवेयर ही चोरी करके ले जाता है, तो इट मीन्स आपके डेटा को भी उसने कोई ना कोई नुकसान जो है वो पहुंचाया ही है, क्योंकि वो आपका हार्डवेयर उठा के ले गया, उसके साथ आपका सॉफ्टवेयर भी चला गया, ठीक है। अब हार्डवेयर को नुकसान कैसे कैसे हो सकते हैं। सपोज करो आपने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है, वहां पे कोई फायर लग जाती है, कोई आग लग जाती है, तो सारे सिस्टम खत्म, है ना। सिस्टम खत्म हो गए, इट मींस उसमें जो डेटा है वो भी खत्म हो गया। लेकिन अगर आप अच्छे हो, आपका दिमाग अच्छा चल रहा है, आपने कहीं बैकअप रखी हुई है, तो उस केस में आप बच जाते हो। लेकिन आपके सिस्टम्स उस केस में चले गए, कोई फ्लड आ जाता है। फ्लड मींस कोई क्या क्या होता है फ्लड, हाँ जी, फ्लड क्या होता है, भूचाल होता है फ्लड। फ्लड का क्या मतलब है, बाढ़ आ जानी, ज्यादा पानी आ जाना, ठीक है। वो आ जाता है तो भी आपके सिस्टम जो है वो बह जाएंगे। कोई बॉम्ब गिरा देता है, कोई ऐसी वॉर शुरू हो जाती है, कोई लड़ाई शुरू हो जाती है, और बॉम्ब्स गिरने शुरू हो जाते हैं, तो उस केस में भी आपका हार्डवेयर जो है वो उड़ जाएगा, और हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर भी उड़ जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, सपोज करो कई बार ऐसा होता है कि हमारे सिस्टम्स जो होते हैं एकदम पावर फ्लक्चुएट होती है। आप कहते हैं हमारा सिस्टम जो है उड़ गया, है ना, हमारा सिस्टम जो हो गया है वो। कई बार हमारे घर में भी अगर लाइट बहुत एकदम ज्यादा पावर के साथ आ जाती है, तो क्या हो जाता है, हमारे घर के जो इक्विपमेंट्स हैं, हमारे घर में जो भी लगा हुआ है, रेफ्रिजरेटर, हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं उनको बंद कर दें, नहीं तो वो उसके ऊपर इफेक्ट डालती है। सिमिलरली अगर कोई ऐसा इशू आता है, तो आपके हार्डवेयर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, पावर जो है फ्लक्चुएशंस के कारण, तो इनडायरेक्टली वो भी आपके डेटा को करप्ट करने में, डेटा लॉस होने में एक कारण बन सकता है, ठीक है। उसके बाद फेलियर ऑफ सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स गिविंग ग्रेटर एक्सेस, ठीक है। आप किसी को ज्यादा राइट्स दे देते हो। सपोज करो आपके वहां पे कोई सिक्योरिटी गार्ड है, ठीक है। सिक्योरिटी गार्ड ने सिर्फ ये काम करना है कि शाम ने उसने आपकी ऑर्गेनाइजेशन को लॉक कर देना है, ठीक है, लेकिन वो उसको मिस यूज करता है। वो अपने राइट्स को, अपनी सिक्योरिटी के मैकेनिज्म को मिस यूज करके आपके ऑर्गेनाइजेशन के लॉक्स को खोल के वो जाके आपके हार्डवेयर को एक्सेस करने की कोशिश करता है,
ठीक है, उस केस में भी वो इनडायरेक्टली आपके डेटा को एक्सेस कर रहा है। जब दूसरा वो थेफ्ट ऑफ इक्विपमेंट, वो आपका हार्डवेयर चोरी करके ले जाता है, ठीक है, वो आपका सीपीयू, आपका मॉनिटर, आपका सारा जो हार्डवेयर डिवाइसेस हैं उसको वो क्या कर लेता है, चोरी करके ले जाता है। तो किसके ऊपर ज्यादा नुकसान हो रहा है? पहले तो आपको लग रहा है कि मेरा हार्डवेयर चला गया, लेकिन एट द एंड आपके हार्डवेयर के साथ आपका सॉफ्टवेयर भी चला गया, मींस आपका डेटा भी चला गया। या फिर फिजिकल डैमेज टू इक्विपमेंट। फिजिकल डैमेज क्या, उसको वहां पे तोड़ने की कोई कोशिश करता है ना, उसको गिरा देता है, या उसके ऊपर कोई, जैसे कहते हैं कोई आके उसके ऊपर कोई हमला करता है इक्विपमेंट्स के ऊपर, इक्विपमेंट्स की को तोड़ने की कोशिश करता है, उस केस में भी क्या होता है कि वो आपके इनडायरेक्टली डेटा को ही जो है वो नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस एंड रेडिएशन। अब आपको कहा जाता है कि आपको अपने जो कंप्यूटर्स हैं वो आपने बड़ी सेफ जगह पे रखने होते हैं, ठीक है, पहले तो कोई फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए, बाहर से ज्यादा हीट नहीं आनी चाहिए, ठीक है, आप उसको एसी वाले रूम्स में रखते हो जहाँ पे आपके 15 या 16 कंप्यूटर्स लगे होते हैं, आप उस रूम को क्या करने की कोशिश करते हो, ठंडा करने की कोशिश रखते हो, ठीक है। लेकिन कभी आप ऐसा ना अचीव कर पाओ, चल रहे हैं, कोई ऐसी मतलब क्या हो जाए, इंटरफेरेंस हो जाए कि आपके सिस्टम में कोई इशू आ जाए, कोई आग लग जाए, तो उस केस में भी पहले आपका हार्डवेयर इफेक्ट होता है, बाद में आपका डेटा इफेक्ट होता है। ये क्लियर है, हार्डवेयर कैसे इफेक्ट होता है और बाद में आपका डेटा कैसे इफेक्ट करता है, ये यस और नो? उसके बाद जो आपके कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स मींस आपके सारे सिस्टम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू या कोई भी और कनेक्शन के थ्रू ये आपस में क्या है, कनेक्टेड होते हैं। अब वो जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है ना, वो कैसे आपके सिस्टम्स को इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, वायर टैपिंग। अब वायर टैपिंग क्या है, वायर टैपिंग का क्या मतलब है, कोई आपके सिस्टम को ब्रीच करने की कोशिश कर रहा है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, कोई और आपके सिस्टम में सिस्टम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, हैक करने की कोशिश कर रहा है थ्रू नेटवर्क, ठीक है। हो सकता है कोई आपके सिस्टम के कनेक्शंस को तोड़ने की कोशिश करे, है ना, जो केबल्स लगी हुई हैं वो भी तो आपके कनेक्शन, आपके सिस्टम को एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं, अगर उसको कोई तोड़ता है या उनको कोई डिसकनेक्ट करता है तो उस केस में उसका मेन पर्पस क्या हो सकता है कई बार तो वो अनइंटेंशनली किसी के पैर के साथ अड़ गई और टूट गई, कई बार कोई तोड़ने की कोशिश करता है जानबूझ के ताकि अगले बंदे को और मेहनत करके दोबारा सारा सिस्टम जो है वो सेटअप करना पड़े, लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा, एट द एंड वो आपके डेटा को इफेक्ट करना चाहता है। सिमिलरली फिर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस एंड रेडिएशन। कई बार एक तार से दूसरी तार की क्या होती है, जो रेडिएशन इंटरफेरेंस भी होती है, कई बार हम कहते हैं ना हमारा कनेक्शन जो है, केबल का कनेक्शन नहीं चल रहा, कोई डिस्टरबेंस आ रही है, कई बार हम कहते हैं हमारे टेलीफोन में भी डिस्टरबेंस आ रही है, तो ये सारी डिस्टरबेंसेस क्यों होती हैं, क्योंकि बाहर कोई वायर्स होती हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरफेयर कर रही होती हैं, ठीक है। तो ऐसे जो थ्रेट्स हैं वो थ्रू इंटरनेट कनेक्शन या कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के थ्रू आके आपके सिस्टम को क्या कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यूजर्स मतलब ये तो हमने बात कर ली हार्डवेयर को कैसे इफेक्ट करेंगे या कम्युनिकेशन नेटवर्क्स कैसे इफेक्ट करेंगे। उसके अलावा यूजर्स जो आपके सिस्टम को यूज कर रहे हैं कोई भी, वो कैसे आपके सिस्टम में डेटा को ब्रीच करने की कोशिश करेंगे, डेटा को इफेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यूजर्स क्या कर सकते हैं, किसी और बंदे का यूजिंग अनदर पर्सन्स मीन्स ऑफ एक्सेस, किसी और बंदे का आईडी पासवर्ड लगा के आपके सिस्टम में लॉग इन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद व्यूइंग एंड डिस्क्लोजिंग अनऑथराइज्ड डेटा, ठीक है, पहले तो वो लॉग इन करने की कोशिश करेंगे किसी और के आईडी पासवर्ड से, फिर क्या करेंगे, जो राइट्स नहीं है उनके पास, जो उनके पास अथॉरिटी नहीं है ना, ऑथराइज का क्या मतलब है, आपके पास अथॉरिटी है, अनऑथराइज का क्या मतलब, उनके पास अथॉरिटी नहीं है, ऐसा डेटा देखने की सबसे पहले उसको व्यू करेंगे ऐसे डेटा को, और फिर डिस्क्लोज मतलब दूसरों में बांटने की कोशिश करेंगे ऐसा डेटा, तो ये भी गलत काम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर व्यूइंग इट, देन दे आर डिस्क्लोजिंग इट, ठीक है। अब यूजर्स और कैसे इफेक्ट कर सकते हैं, सपोज करो हम जब भी कंपनी में एक नया स्टाफ रखते हैं,
हम हमेशा उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं, उनको प्रॉपर लॉगिन आईडीज पासवर्ड्स देते हैं, उनको अपने टूल्स के सारे एक्सेस देते हैं। ठीक है, अगर आप स्टाफ की ट्रेनिंग अच्छे से नहीं करोगे, उनको नहीं पता है कि कैसे आईडीज और पासवर्ड सेफ रखने हैं, कैसे अपने डेटा को सेफ रखना है, तो वो हो सकता है अनइंटेंशनली, ना चाहते हुए भी आपका डेटा कई बार क्या कर दें, डिस्क्लोज कर दे। कोई ऐसा डेटा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ईमेल कर दे या उसको किसी और को व्यू करने का राइट दे दे। तो ये कब होगा, जब कोई यूजर जो है उसको प्रॉपर ट्रेनिंग जो है वो नहीं बताई गई होगी। ठीक है, इलीगल एंट्री बाय हैकर, अब हैकर भी तो एक यूजर है। ठीक है, कोई हैकर आ जाए इलीगली आपके सिस्टम को यूज करने की कोशिश करे, तो है तो वो भी यूजर है, लेकिन वो क्या है, इलीगल भी है। ठीक है, कोई ब्लैकमेल करके, ब्लैकमेल इज ऑल्सो कोई बंदा ही करेगा। ठीक है, ब्लैकमेल करके आपके सिस्टम में से कोई फाइल्स निकालने की कोशिश करे। ठीक है, उसके अलावा यूजर्स क्या कर सकते हैं, आपके सिस्टम में कोई भी वायरस जो है वो दे कैन लीव एनी वायरस, ताकि आपका सिस्टम क्या हो जाए, करप्ट हो जाए। ठीक है, ये भी क्लियर है बच्चे आपको, यूजर्स क्या क्या इफेक्ट डाल सकते हैं, यस और नो? ओके, उसके बाद बच्चे डेटाबेस जो है ना, डेटाबेस की तरफ से यहाँ पहले हम डीबीएमएस है ना, जो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर आप अपना सारा डेटा स्टोर करते हो। ठीक है, वो क्या कर सकता है, अब आपको पता है कि कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हैं उनमें कुछ इनबिल्ट ही सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स आते हैं। ठीक है, वो इनबिल्ट ही अपने आप ही वो आपको, कई बार हम आप बनाओ ना, जैसे आप पीडीएफ बनाओ, तो पीडीएफ आपको पता है, अगर आप पीडीएफ एक फाइल बनाते हो, अगर आप किसी को पीडीएफ सेंड करते हो तो वो कोई भी बंदा रीड कर सकता है, पीडीएफ को कोई भी चेंज नहीं करता, कोई कर ही नहीं सकता। वर्ड के डॉक्यूमेंट को आप चेंज कर सकते हो, आप उसको रीड भी कर सकते हो, आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो, मतलब उसमें आप चेंजेस भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो। पर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि इनबिल्ट जो है सिक्योरिटी के साथ आते हैं। अगर ऐसे सॉफ्टवेयर्स में सिक्योरिटी फेल हो जाए किसी भी कारण के कारण, कोई उसको क्या करे, कन्वर्ट करके पीडीएफ को एमएस वर्ड में कन्वर्ट करके उसका डेटा जो है उसको पहले रीड करे, फिर उसमें चेंजेस करके फिर पीडीएफ में कन्वर्ट करके उसको वापस कर दे, तो उस केस में उसने कहाँ पे चेंजेस करने की कोशिश की, किसके थ्रू आपके डेटा को एक्सेस करने की कोशिश की है, थ्रू सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर में उसने ब्रीच करने की कोशिश की है। ठीक है, प्रोग्राम को उसने ऑल्टर करने की कोशिश की है, उसके बाद उसने उन प्रोग्राम्स को, जो भी डेटा है उनको थेफ्ट, या फिर ये प्रोग्राम ऑल्टरेशन का क्या मतलब है, कोड है आपके पास, कोई भी कोड है आप जिसके थ्रू आप अपने डेटा में कोई भी चेंजेस कर रहे हो, उस कोड को वो चेंज कर दे। अब कोड भी क्या होगा, किसी सॉफ्टवेयर के साथ होगा, अगर आप सी प्लस प्लस के साथ कोई चेंजेस कर रहे हो तो आप उसके कोड में अगर कोई चेंज कर दो तो वो काम उल्टा करना शुरू कर देगा। अगर वो कोड आपके कंपनी के लिए काम कर रहा है, आप उस कोड को चुरा के किसी को बाहर बेच दो तो क्या हो जाएगा, आप उस कोड को चोरी कर रहे हो। तो ये सारा कुछ किसके साथ रिलेटेड है, किसका थेफ्ट हो रहा है, सॉफ्टवेयर का। ठीक है, उसके बाद डेटाबेस में कैसे हो सकता है अनऑथराइज्ड अमेंडमेंट और कॉपिंग ऑफ डेटा। आप डेटा को उठा रहे हो, ये डेटाबेस, यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चे, यहाँ पे ये पूरा बात की गई, अब आपके डेटा की डायरेक्टली चोरी हो रही है। यहाँ पे किसकी चोरी हो रही थी, हार्डवेयर की। यहाँ पे कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू कोई गड़बड़ कर रहा था, यहाँ यूजर्स कोई अपना तरीका यूज कर रहे थे। अब एट द एंड उन्होंने क्या करना है, आपके डेटाबेस को चोरी करना है। वो क्या करेगा, उसमें अमेंडमेंट कर देगा, कोई चेंजेस कर देगा, अगर उसको वो राइट परमिशन लेके आएगा तो चेंजेस कर देगा, या आपका डेटा कहीं और कॉपी कर देगा, डेटा को चुरा लेगा, थेफ्ट ऑफ डेटा। डेटा करप्शन, पावर अगर लॉस हो जाए तो हो सकता है कि आपका डेटा क्या हो जाए, करप्ट हो जाए, जहाँ पे ए है वहां पे बी आ जाए, इट मीन्स आपका सारा डेटा जो हो जाए वो क्या हो जाए, करप्ट हो जाए। उसके बाद जो प्रोग्रामर्स हैं या ऑपरेटर्स हैं वो क्या आपके डेटा को नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्रिएटिंग ट्रैप डोर्स। अब ट्रैप डोर्स बच्चे, इट इज अ काइंड ऑफ वायरस। ठीक है, वो आपके सिस्टम में ऐसे लिंक्स भेजेंगे कि आपको लगेगा कि ये एक जेन्युइन लिंक है, लेकिन जब आप उसको क्लिक करोगे तो आप ट्रैप हो जाओगे, इट मीन्स आप फंस जाओगे। ठीक है, फंसने का क्या मतलब है कि आपका सारा सिस्टम का डेटा जो होगा वो उनके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, फिर प्रोग्राम को वो ऑल्टर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऐसे सॉफ्टवेयर जो हैं उनको क्रिएट करने की कोशिश करेंगे जो कि इनसिक्योर है। आप बाहर से कुछ ऑपरेटर से अपने सॉफ्टवेयर बनवा रहे हो सकता है वही ट्रस्ट वर्दी ना हो, वही आपको कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना के दे जो आपके सिस्टम को हैक कर ले। ठीक है, ये भी कब होगा, जब आपके प्रोग्रामर्स या ऑपरेटर्स जानबूझ के करेंगे। पर कई बार
क्या होता है, उनको ट्रेनिंग ही प्रॉपर नहीं मिलती, वो क्या करते हैं, कम ट्रेनिंग के कारण वो ऐसा कोई काम कर जाते हैं अनइंटेंशनली, जानबूझ के नहीं करते लेकिन उनसे हो जाता है। ठीक है, अब पॉलिसीज आपके ऑर्गेनाइजेशन, आपका ऑर्गेनाइजेशन नया है, उसने कोई पॉलिसीज ही नहीं बनाई, उनको पता ही नहीं कहाँ कहाँ से हमारा डेटा चोरी हो सकता है। तो कम पॉलिसीज की वजह से भी, कम सिक्योरिटी मेजर्स की वजह से भी आपका डेटा जो है वो चोरी हो सकता है। ठीक है, अब आपके पास सारा काम करने के लिए 2 ही बंदे हैं आपकी पूरी कंपनी में, आपके पास स्टाफ की शॉर्टेज है, तो उस केस में भी अनइंटेंशनली हो सकता है कोई बंदा जो है वो गड़बड़ कर दे या स्ट्राइक्स कर दे। तो स्ट्राइक करने से भी क्या होगा, आपका जो डिपार्टमेंट का सारा डेटा है वो रुक जाएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी। ठीक है, काम जो है वो रुक जाएगा। अब इसके बाद जो डीबीए है, ठीक है, जिसने ये सारा कंट्रोल करना है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो सारा कुछ कंट्रोल करता है, वो कंट्रोल करता है किसको राइट्स देनी है, किसको राइट्स नहीं देनी, कौन ऑथराइज्ड है, ठीक है, कौन ऑथेंटिकेटेड है, कैसे एक्सेस कंट्रोल करना है। तो डेटाबेस के साथ जो भी काम है वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो करता है। अब उससे क्या चूक हो सकती है, हो सकता है जो उसने पॉलिसीज बनाई हैं, जो उसने सिक्योरिटी के लिए मेजर्स बनाए हैं, वो उसने प्रॉपर नहीं डिजाइन किए, तो उस केस में हो सकता है कि उसका डेटा जो है वो खराब हो जाए। तो ऐसे इन लेवल्स के ऊपर जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को थ्रेट आ सकते हैं और एट द एंड आपके डेटा को थ्रेट आ सकते हैं। ये डायग्राम सबको क्लियर है बच्चे? यस और नो? ओके, इस पॉइंट पे बच्चे आई हैव वन पोल फॉर यू। ठीक है, ओके, मैं पोल को एंड करने लगी हूँ। तो इसका जो सही आंसर था वो था डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डीबीए कौन है? एक बंदा है, उसके पास सारे रोल्स असाइन करने के राइट्स हैं, तो पॉलिसीज डिजाइन करता है, किसके पास किस डेटा के हिस्से को यूज करने का राइट है, वो उसको रीड करने के राइट्स रखता है या राइट करने के रखता है या दोनों ही रखता है। ठीक है, ये सारे सिक्योरिटी के जो पॉलिसीज हैं कौन डिजाइन करता है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, अब बच्चे देखो, अब डेटा सिक्योरिटी जो है को क्या थ्रेट्स थे वो हमने यहाँ पे पढ़ लिए कि ये सारे थ्रेट्स हैं। अब हम कहाँ, अब हमें पता है कि ये जो बंदे हैं या ये जो चीजें हैं ये हमारे सिस्टम को एक थ्रेट है, एक नुकसान पहुंचा सकते हैं, एक खतरा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किन किन लेवल्स के ऊपर हम डेटा की सिक्योरिटी जो है उसका ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, हार्डवेयर के लेवल पे हम कैसे ध्यान रख सकते हैं, हम नेटवर्क के लेवल पे कैसे ध्यान रख सकते हैं, हम यूजर्स के लेवल पे कैसे ध्यान रख सकते हैं, हम उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दें, हम ट्रस्ट वर्दीनेस उनमें रखें, हम उनको प्रॉपर सैलरीज दें ताकि उनको कोई बाहर का लालच ना हो। तो इन चीजों को हमने ध्यान रखना है कि कैसे हम
सिक्योरिटी जो है उसको बढ़ा सकते हैं और किन किन लेवल्स के ऊपर हमें सिक्योरिटी का स्कोप दिख रहा है, इस लेवल के ऊपर भी लगानी पड़ेगी, हार्डवेयर लेवल पे भी लगानी पड़ेगी, नेटवर्क के लेवल पे भी लगानी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे स्कोप ऑफ डेटा सिक्योरिटी नीड्स जो है वो देख रहे हैं। ठीक है, अब इंटरनेट के ऊपर भी आपको सिक्योरिटी जो है वो रखनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के थ्रू कोई भी आपके सिस्टम को टैप करने की कोशिश कर सकता है। क्लाइंट्स मतलब यूजर्स के लेवल पे भी आपको देखना पड़ेगा। अब आपका जो सारा डेटा है वो किसी सर्वर के ऊपर स्टोर है, तो वहां पे भी आपको डेटा की सिक्योरिटी जो है वो मेंटेन करनी पड़ेगी। अब इंटरनेट के थ्रू आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हो सकता है बाहर के आपके दुनिया में दूसरा आपका कोई ऑफिस है उसके थ्रू कनेक्टेड है। इंटरनेट दुनिया के एक कोने को दूसरे कोने के साथ जोड़ता है। और इंटरनेट क्या है? इंटरनेट मतलब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही कनेक्टेड हो, एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ। ठीक है, अब इंट्रानेट मतलब आप अपना कोई पर्सनल नेटवर्क यूज कर रहे हो, ठीक है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा एक दूसरे को ट्रांसफर करने के लिए। इट मींस आपको इंटरनेट के ऊपर नहीं ट्रस्ट है, आपने अपना एक अलग से एक इंटरनेट बनाया हुआ है, उस लेवल पे हमें सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब डेटाबेस सर्वर जिसके ऊपर आपके डेटा स्टोर्ड है, आपको उन सर्वर्स की सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। ठीक है, एप्लीकेशन वेब सर्वर मींस जो आप प्रोग्राम्स यूज कर रहे हो, जैसे अगर हम फेसबुक यूज करते हैं या ऑनलाइन कोई भी वेबसाइट हम यूज करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वो सारा डेटा कहाँ पे है? एप्लीकेशन वेब सर्वर के ऊपर। ठीक है, आपका अपना डेटा, अपने टेबल्स जो भी हैं वो कहाँ पे हैं? डेटाबेस सर्वर्स के ऊपर। तो आपको इन सभी लेवल्स के ऊपर सिक्योरिटी का क्या करना पड़ेगा? ध्यान रखना पड़ेगा। So we should must protect the databases and the servers on which they reside. ठीक है, must administer and protect the rights of internal database users. जो भी उनको यूज कर रहे हैं उनको हमें टाइम टू टाइम हमें उनका ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और उनके जो भी राइट्स हैं, जो भी उनके हक हैं, उनको भी देखना पड़ेगा। इनके पास क्या हक है? रीड का हक है, राइट का हक है। कोई बंदा मैं सपोज करो एज ए डीबीए उनको आज रीड, एक बंदे को रीड का हक दे देती हूँ, एक को राइट का हक दे देती हूँ, उसके बाद 10 साल में उनको पूछती ही नहीं हूँ कि उनके पास कौन से राइट्स हैं, तो चांसेस नहीं है कि वो राइट्स को किसी भी तरीके के साथ ब्रीच करके मॉडिफाई कर दें। तो हमें टाइम टू टाइम ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमने राइट्स दिए हैं क्या वही राइट्स जो हैं वो चल रहे हैं, हमें उनको एडमिनिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, मस्ट गारंटी द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ ई कॉमर्स कस्टमर्स एज दे एक्सेस द डेटाबेस। अब आपने एक वेबसाइट बनाई है, आपने अमेजोन की वेबसाइट बनाई हुई है, तो आपको उन उन लोगों को जो यूजर्स हैं, आपके जो क्लाइंट्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनको ये गारंटी देनी पड़ेगी कि जो भी उनका डेटा है वो कॉन्फिडेंशियल है। अब मैं एक प्राइम का अगर अमेजोन का अकाउंट यूज कर रही हूँ, तो मेरे प्राइम के अकाउंट में 10 बंदों ने अपना जो कार्ड है, कार्ड जो होते हैं हमारे जिसके थ्रू हम शॉपिंग करते हैं, है ना, नेट बैंकिंग वाले कार्ड, उन्होंने वहां पे पक्के रजिस्टर किए हुए हैं। 10 बंदों ने, 10 बंदे अगर मेरे साथ अकाउंट यूज कर रहे हैं, तो 10 बंदों के कार्ड्स का सारा, उनका कार्ड का नंबर, उनका एक्सपायरी डेट ऑफ द कार्ड, ठीक है, वो सारा कुछ वहां पे ऑलरेडी फिल्ड है। व्हाट वी हैव टू डू, अगर मैं शॉपिंग कर रही हूँ, मैं अपने कार्ड पे क्लिक करती हूँ, मुझे ओटीपी आता है, मैं ओटीपी फिल कर देती हूँ और मेरी शॉपिंग हो जाती है। इट मींस मुझे अमेजोन के ऊपर ट्रस्ट है ना कि वो कभी भी मेरे कार्ड को या कोई भी और इन्फॉर्मेशन को लीक नहीं कर सकते, क्योंकि एट द एंड फोन नंबर मेरे पास है और ओटीपी मेरे पास, क्योंकि उनका सिस्टम जो है वो सिक्योर है। तो हमें उनको ये कॉन्फिडेंस जो है वो दिलाना पड़ता है, तभी वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में ट्रस्ट करते हैं। सिक्योरिटी, उनको भी अपनी डेटा की सिक्योरिटी की टेंशन है ना। With the internet continually growing, the threat to data traveling over the network increases exponentially. अब इंटरनेट भी बढ़ रहा है, हम क्या कहते हैं, मेल कर दो, फटाफट मेल कर दो, हम पेन ड्राइव से डेटा ट्रांसफर करने की कोशिश नहीं करते, हमें पता है इसमें और इश्यूज हैं, वायरस हो जाता है। लेकिन जैसे हम इसका यूज एक्सपैंड कर रहे हैं, इंटरनेट का भी यूज एक्सपैंड कर रहे हैं, तो इंटरनेट के थ्रू भी हमें काफी जो थ्रेट्स हैं वो हमें इम्पोज हो सकते हैं। ठीक है, ये सबको क्लियर है ये वाली साइड? Just type yes or no. तो बच्चे ये आप देख पा रहे हो, ये जो आपका सेक्शन डी है, ये पार्ट डी में आपको करवा रही हूँ, तो ये मोस्टली थ्योरेटिकल बेस्ड है। ठीक है, लेकिन इंटरेस्टिंग है, बिना सिक्योरिटी के, बिना पॉलिसीज के आप इसमें कुछ भी नहीं कर पाओगे। हाँ, एक दो टॉपिक्स जो आएंगे आगे वो थोड़े से प्रैक्टिकल होंगे। प्रैक्टिकल मतलब समझने में आपको उनको मजा आएगा, हम इनको परफॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन वो थोड़े से ज्यादा प्रैक्टिकल साइड पे होंगे। ठीक है, अब डेटा थ्रेट्स टू डेटाबेसेस क्या हो सकता है? ठीक है,
थ्रेट्स कैसे हो सकते हैं? देयर आर जनरली 3 टाइप्स ऑफ थ्रेट्स, ठीक है? फर्स्ट इज लॉस ऑफ इंटेग्रिटी, सेकंड इज लॉस ऑफ अवेलेबिलिटी, थर्ड इज लॉस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। अब आप में से कोई मुझे बता सकता है कि इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी का क्या मतलब है? एनीवन? Anyone? No one? किसी को भी नहीं पता? आया एक मैसेज। ओके ओके, एक और मैसेज आया, लॉस ऑफ एक्यूरेसी। ओके, दैट इज करेक्ट। यस, बच्चे इंटेग्रिटी, जनरली जब हम इंटेग्रिटी की बात करते हैं तो हम करते हैं, कोशिश करते हैं। इंटेग्रिटी का मतलब क्या होता है कि जो आपका डेटा जो है वो प्रोटेक्टेड है सबसे पहले, ठीक है? किससे? कोई भी अनऑथराइज्ड, एक होता है ना ऑथराइज्ड, अथॉरिटी वाला बंदा जो है जिसके पास राइट्स हैं वो उसको यूज करे। एक होता है अनऑथराइज्ड जो बंदा है उसको यूज करे, ठीक है? तो इंटेग्रिटी का क्या मतलब है? जैसे आपने डेटा को बनाया था, मैं अपने कॉलेज को या अपने डिपार्टमेंट को डेटा प्रोवाइड करती हूँ, मेरा काम है डेटा जनरेट करना, ठीक है? और अगर उस डेटा को मैं ये मेंटेन कर सकूं कि थ्रू आउट जैसे मैंने उसको भेजा था वो वैसा ही है, कोई उसमें चेंजेस नहीं कर पा रहा, कौन? कोई भी अनऑथराइज जिसको मैं परमिशन नहीं देती वो उसमें चेंजेस ना करे, तो इट मीन्स कि मेरा डेटा जो है वो विद इंटेग्रिटी है, वो इंटेग्रल डेटा है, जैसा बना वैसा ही रहा। जिसको मैंने परमिशन दी कि ये चेंजेस कर सके उसने ही वो चेंजेस किए, जिसको मैंने अथॉरिटी नहीं दी उसने उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए। तो ये है डेटा की इंटेग्रिटी। अब लॉस ऑफ इंटेग्रिटी का क्या मतलब हो गया? लॉस ऑफ इंटेग्रिटी का क्या मतलब है कि जिसके पास राइट्स नहीं है, जिसको तो मैंने राइट्स दिए वो चेंज कर ले तो मेरे डेटा को नुकसान तो कभी नहीं होगा क्योंकि मैंने खुद परमिशन दी। अब जिसके पास राइट्स नहीं है अगर वो मेरे डेटा में चेंजेस करने की कोशिश करे तो क्या होगा? मेरा डेटा क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा, इनएक्यूरेट हो जाएगा। तो उस केस में मेरे डेटा की इंटेग्रिटी लॉस हो जाएगी। लॉस ऑफ इंटेग्रिटी समझ आई आपको? ओके, सिर्फ महक ने यस किया, एनी हाउ। उसके बाद बच्चे अवेलेबिलिटी का क्या मतलब है? मेरा डेटा अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन मैं अपना डेटा किसको अवेलेबल कराऊंगी? सिर्फ ऑथोराइज्ड यूजर को। मेरा डेटा सिर्फ ऑथोराइज्ड यूजर को अवेलेबल होगा, जिसके पास अथॉरिटी नहीं है उसको मेरा डेटा अवेलेबल नहीं होगा, चाहे रीड के लिए चाहे राइट। पर कभी कोई अनऑथराइज्ड यूजर भी मेरे डेटा को देख सके, उसके लिए भी वो अवेलेबल हो जाए, पब्लिकली अवेलेबल हो जाए, उस केस में मेरे डेटा की अवेलेबिलिटी का क्या हो जाता है? लॉस। इंटेग्रिटी का क्या मतलब है? इंटेग्रिटी का क्या मतलब? कोई इसमें चेंजेस करने की कोशिश करता है तो लॉस हो जाता है। जस्ट वेट बच्चे।
ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे इंटेग्रिटी का क्या मतलब है कि कोई उसमें चेंजेस कर दे। अवेलेबिलिटी का क्या मतलब है कि किसी को अवेलेबल हो जाए वो रीड करने के लिए। यहाँ पे क्या है कि जो ओरिजिनल वो बना, उसके बाद जब किसी को राइट्स मिले उसको देखने के, तो उसने उसको चेंज कर दिया है। तो जो ओरिजिनल में था अब वो नहीं रहा। ठीक है। अब अवेलेबिलिटी का क्या मतलब है? अवेलेबिलिटी का क्या मतलब है कि जिसको वो रिसोर्सेज मिलने चाहिए थे उनको तो वो मिल रहे हैं, बाकियों को भी वो मिल रहे हैं रिसोर्सेज। तो वो क्या है, मेरी अवेलेबिलिटी का भी लॉस हो रहा है। कॉन्फिडेंशियलिटी का क्या मतलब है कि कोई भी डेटा या ऑब्जेक्ट जो है वो किसी भी अनऑथोराइज्ड व्यू से या एक्सेस से बचा रहना चाहिए। मेरा डेटा कॉन्फिडेंशियल है। ठीक है। तो अगर वो भी मेरा डेटा कॉन्फिडेंशियल ना रहे तो इट मींस लॉस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी है। तो इन अ वे ये तीनों चीजें देखने में या सुनने में क्या है, एक जैसी लगनी है, बट देयर इज वेरी वेरी माइनर डिफरेंस। इन सब में क्या है, बहुत ही कम जो है वो डिफरेंस है इसमें। ठीक है। तो टू प्रोटेक्ट डेटाबेसेस अगेंस्ट दीज थ्री टाइप्स ऑफ थ्रेट्स, अब इनसे बचाने के लिए हम चार तरह के जो काउंटर मेजर्स हैं, है ना, हम कैसे इनके ऊपर कैसे वार कर सकते हैं। तो वो चार तरीके के हैं। फर्स्ट इज एक्सेस कंट्रोल, सेकंड इज इन्फ्रेंस कंट्रोल, थर्ड इज फ्लो कंट्रोल एंड लास्ट वन इज इनक्रिप्शन। ठीक है। तो ये हम चार तरीके के जो मेजर्स हैं वो हम इसके ऊपर लगा सकते हैं। एक्सेस कंट्रोल का क्या मतलब है कि प्रॉपर राइट्स रखें कि हाँ इसको रीडिंग के, इसको राइटिंग के, और उसके बाद उनको हम थ्रू आउट क्या करते रहें, चेक करते रहें, चेक करते रहें। ठीक है। इन्फ्लुएंस कंट्रोल का क्या मतलब है, हम गेसिंग का सिस्टम बनाएं कि हाँ हमें हमें किस डेटा के ऊपर ज्यादा हमें सिक्योरिटी जो है वो लगानी पड़ेगी, ये हमारा डेटा जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और इस डेटा को हम गेस कर सकते हैं कि ज्यादा खतरा हो सकता है, तो उनके ऊपर ज्यादा सिक्योरिटी मेजर्स जो है वो हम लगाएं। ठीक है। फिर क्या है फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल का क्या मतलब, आपके जो डाटा, आपका ऑर्गेनाइजेशन का डेटा जो है वो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होता है। उस टाइम के ऊपर अगर उसके ऊपर कोई खतरा है, कोई उसको नुकसान पहुंचा सकता है, किस डिपार्टमेंट में आपको लगता है कि हाँ इस डिपार्टमेंट से हमारा डेटा जो है वो निकल सकता है, तो फ्लो कंट्रोल के ऊपर हम थोड़ा सा ध्यान दें कि जब डेटा एक जगह से दूसरे जगह में ट्रांसफर होता है तो उस टाइम पे हम अपनी पॉलिसीज जो है थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग रखें। और इंक्रिप्शन का क्या मतलब है? इंक्रिप्शन का मतलब है बच्चे कि जब हम डेटा ट्रांसफर करते हैं तो उसको उसके ओरिजिनल फॉर्म में ना ट्रांसफर करें, हम उसको एक कोड फॉर्म में ट्रांसफर करें। इसका मतलब कि डेटा को ओरिजिनल फॉर्म से कन्वर्ट करके किसी और फॉर्म में ट्रांसफर कर देना कि अगर उसको कोई रीड भी करे तो किसी को वो समझ ना आए, जिसने उसको कन्वर्ट किया है सिर्फ वही उसको समझ सके। कई बार आप देखते हो ना कि हाँ हम मूवीज में भी देखते हैं कि कोड वर्ड्स होते हैं। कोड वर्ड्स का क्या मतलब है? कोड वर्ड्स जो हम सुनते हैं हमें नहीं पता होता, लेकिन जो जिनको पता है कि कोड वर्ड का क्या मीनिंग है वो सिर्फ उनको समझ आती है। इसका मीन्स हम ओरिजिनल डेटा को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको ट्रांसफर करते हैं। क्लियर है बच्चे? अब security mechanism of a DBMS must include provisions for restricting access to the databases as a whole. This function is called as access control and is handled by creating. अब access control हम कैसे कर सकते हैं? ठीक है। कैसे हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि कौन हमारे हमारे रिसोर्सेज को यूज करेगा और कौन नहीं करेगा? तो हम क्या बना देते हैं, अकाउंट्स एंड पासवर्ड्स। अगर हम उसको फ्री रख लेंगे, ऐसे कोई भी एक्सेस कर सकता है तो कोई भी उसमें मॉडिफिकेशंस कर सकता है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे कंपनी में लोग हैं, जो भी हमारे सोर्सेज को एक्सेस करना चाहता है, हम उसको उसका यूजर बना देते हैं, उसको आईडी एंड पासवर्ड बना के देते हैं, जनरेट करने की परमिशन देते हैं। अगर कोई हमारी जनरेटेड आईडी और पासवर्ड के साथ हमारे सिस्टम में लॉग इन करके हमारे सोर्सेज को एक्सेस करने की कोशिश करता है तो हम कहते हैं कि हाँ ठीक है, ये क्या है, हमारा एक जेन्युइन जो है कस्टमर है या क्लाइंट है। लेकिन उसमें बच्चे शर्त ये है कि कोई और बंदा किसी का आईडी और पासवर्ड डाल के सिस्टम में लॉग इन करने की कोशिश ना करे, तो उस केस में आपका एक्सेस कंट्रोल भी क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। अदरवाइज एक्सेस कंट्रोल हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, हाउ वी इम्प्लीमेंट इट, वी गिव द IDs and passwords to the authorized users.
वो आईडी पासवर्ड लगाएगा और अगर वो लॉगिन कर रहा है तो हम ये बिल्कुल श्योर हो जाते हैं, इंश्योर हो जाते हैं कि हाँ एक वैलिड यूजर है, उसने हमारे सिस्टम को यूज करने की कोशिश की है। ठीक है, अब डाटा इंक्रिप्शन में क्या होता है, इसमें हम सेंसिटिव डेटा को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर्स हो गए, दैट इज बीइंग ट्रांसमिटेड वाया सम टाइप ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क। जब हमारा डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना होता है और उसको इंटरनेट पे ऑनलाइन हमें होता है कि कोई उसको हैक ना कर ले, ब्रीच ना कर ले, ऐसे डेटा को हम क्या करते हैं, इंक्रिप्शन के साथ दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हम इधर से सेंडर क्या करता है उसको सेंड, हम नहीं करते बच्चे, जब हमने ये यहाँ पे भी अपने अमेजोन के ऊपर भी अपने आईडीज जो भरे हुए हैं, कार्ड नंबर्स भरे हुए हैं, तो वो एट द एंड इंक्रिप्टेड फॉर्म में ही भरे हुए हैं सबने। ठीक है, हमें दिख रहा होता है लेकिन कोई और उसको नहीं देख सकता, दूसरों के लिए वो किसी और फॉर्म में जो है वो अपीयर होते हैं। दूसरों के लिए इन द सेंस कि कोई भी ब्रीचर है जो हैक करने की कोशिश कर रहा है, वो उसको हैक नहीं कर पाता क्योंकि वो इनकोड होते हैं किसी और फॉर्म में। ठीक है, उसके लिए हम एल्गोरिदम्स लगाते हैं, कितने ही सारे एल्गोरिदम्स हैं। अगर आपने कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ा होगा तो उसमें हम पढ़ते हैं ये इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन एल्गोरिदम्स, जिसको हम क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। आपने ये वर्ड सुना हुआ है कंप्यूटर नेटवर्क्स में जब आपने पढ़ा था? यस और नो? सिद्धार्थ और महक और शिवम इन्होंने सुना है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है इट इज द सेंट्रल अथॉरिटी। ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, उसने प्रिविलेजेस देनी है, मतलब राइट्स देने हैं उन यूजर्स को जिन्होंने सिस्टम को यूज करना है, उसने क्लासिफाई करनी है यूजर। ठीक है, एंड डेटा इन अकॉर्डेंस विद द पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्लासिफाई मतलब किस यूजर को कौन सा डेटा, पहले तो उसने प्रिविलेजेस देनी है, लेकिन किस बेसिस पे प्रिविलेजेस देनी है कि कौन से यूजर्स को कौन सा डेटा व्यू कराना है, उसने वो पॉलिसीज बना देनी है और एक्सेस कंट्रोल से उनको वही राइट्स जो है वो मिल जाने हैं। ठीक है, अब मैं अगर अमेजोन में अपना आईडी पासवर्ड भरती हूँ तो मुझे क्या राइट्स हैं, मैं सारे आइटम्स वहां पे सर्च कर सकती हूँ, मैं आइटम्स अपनी बास्केट में ट्रांसफर कर सकती हूँ, मैं पेमेंट करके कोई भी आइटम परचेज कर सकती हूँ। पर क्या मुझे राइट्स हैं कि अमेजोन के ऊपर थ्रू माई आईडी और पासवर्ड मैं किसी भी आइटम जो है उसका प्राइस चेंज कर सकूं? कोई भी ऐसा क्लोथिंग आइटम है जिसका मैं प्राइस अपनी मर्जी से चेंज कर सकूं? मैं नहीं कर सकती, किसी का भी प्राइस नहीं चेंज कर सकती। ऐसा हो तो हर कोई प्राइस जो है, अगर आपने आईफोन परचेज करना है तो उसका प्राइस 0 कर लो और उसको परचेज कर लो, लेकिन हमारे पास वो राइट्स नहीं है। ठीक है, तो ये हमें राइट्स जो है ये थ्रू ऑर्गेनाइजेशन पहले से ही असाइंड है कि अगर ये बंदा इस आईडी पासवर्ड के साथ लॉग इन करता है तो इसके पास सिर्फ यूजर के, क्लाइंट के राइट्स हैं। जो अमेजोन की का मेन सीईओ है, जो उसके पास आईडी पासवर्ड होगा, उसमें वो पूरी वेबसाइट में कोई भी चेंजेस करेगा उसके पास सारे राइट्स होंगे। ठीक है, सो द डीबीए, दैट डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल सिक्योरिटी ऑफ योर डेटाबेस सिस्टम। ठीक है, अब डेटाबेस सिक्योरिटी एंड डीबीए कैसे काम करता है, डीबीए हैज अ डीबीए अकाउंट, उसका अपना एक अकाउंट होता है, एंड समटाइम्स दीज आर कॉल्ड एज सिस्टम और सुपर यूजर अकाउंट। वो सबसे ऊपर वाला यूजर है, उसने ही बाकियों को, उसके पास सारे राइट्स हैं, उसने बाकियों को राइट्स देने हैं। ठीक है, दीज अकाउंट्स प्रोवाइड पावरफुल कैपेबिलिटीज। अब उसने क्या क्या राइट्स देने की उसके पास क्षमता है, वो अकाउंट्स बना सकता है नए, है ना, जितने यूजर्स चाहिए उतने अकाउंट्स बना देगा, सबको प्रिविलेज दे सकता है, राइट्स दे सकता है, किसी को रीड के, किसी को राइट के, किसी को सिर्फ रीड के, प्रिविलेज जब चाहे वो छीन भी सकता है आपसे। ठीक है, और आपको सिक्योरिटी भी असाइन करता है। अब मैं अमेजोन का एक यूजर हूँ, मुझे मेरे अकाउंट में सिक्योरिटी प्रोवाइडेड है कि मेरा जो पेमेंट डिटेल्स हैं वो कहीं पे भी कोई भी डिस्क्लोज नहीं होगी। ठीक है, तो एक्शन 1 जो है, जब वो अकाउंट क्रिएट करता है बच्चे, तो इसको क्या कहते हैं, इट इज नोन एज एक्सेस कंट्रोल, है ना। जब आपको एक आईडी पासवर्ड मिलता है तो आपके एक्सेस राइट्स जो हैं वो जो है वो यहाँ पे होते हैं, डिसाइड होते हैं। ठीक है, 2 and 3 जो है, प्रिविलेज ग्रांटिंग एंड प्रिविलेज रिवोकेशन, इसको क्या कहते हैं, डिस्क्रिशनरम। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिशनरम। इसमें क्या है, आपको राइट्स दिए जाते हैं, इसका क्या मतलब है, आपको राइट्स मिलते हैं और आपसे राइट्स जो हैं छीने भी जाते हैं। ठीक है, और जो सिक्योरिटी लेवल है वो लास्ट पे नंबर 4 है,
जब आपको सिक्योरिटी मिलती है इसका क्या मतलब है, आपको ऑथराइजेशन जो है वो साथ में मिलती है। ऑथराइजेशन का क्या मतलब था कि हम ये कोशिश करते हैं, इंश्योर करते हैं कि आप ही लॉग इन करो, कोई और लॉग इन ना करे। जो आप हो, आप क्लेम कर रहे हो, वो हम इंश्योर करते हैं। अब इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। जब आपको सिक्योरिटी मिलती है, ठीक है, तो कैसे मिलती है, जब आप अपना आईडी और पासवर्ड लगाते हो तो आप लॉग इन करते हो। सपोज करो कोई और बंदा आपका आईडी लगाने की कोशिश करता है, उसके पास आपका आईडी है लेकिन सपोज करो उसके पास आपका पासवर्ड नहीं है, तो वो आपके कितने सारे पासवर्ड्स ट्राई करेगा। कुछ अटेम्प्ट्स के बाद या फिर वो कुछ फॉरगॉट पासवर्ड करेगा तो आपके सामने एक सिक्योरिटी क्वेश्चन फेंक देते हैं कि हाँ व्हाट्स माय फेवरेट पेट नेम या व्हाट्स माय मदर्स नेम, कुछ ऐसे सिक्योरिटी क्वेश्चंस जो है वो फेंक देते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन कोई भी थर्ड बंदा जो है उसको आंसर नहीं कर सकता। तो इस केस में आप जो हो, आप जो क्लेम कर रहे हो वो कोई और बंदा क्लेम नहीं कर सकता। इट मींस उसको उसमें लॉग इन होने के राइट्स नहीं मिल सकते। ठीक है, अगर आप अपने फ्रेंड को आईडी पासवर्ड दे देते हो तो उस केस में आप ब्रीच नहीं कर रहे हो, उस केस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपने अपनी मर्जी से आपका आईडी पासवर्ड दिया है। उसमें आप यही क्लेम करके उसको भेज रहे हो कि ये बंदा नवलीन ही है। ठीक है, अगर मेरा कोई अकाउंट यूज करना चाहता है और मैं उसको अपनी परमिशन से अपना आईडी पासवर्ड देती हूँ तो उस केस में कोई भी सिक्योरिटी ब्रीच जो है वो नहीं होता। लेकिन कोई आपकी परमिशन के बगैर अगर यूज करता है तो ये सारे सिक्योरिटी लेवल असाइनमेंट जो मेजर्स हैं ये इंश्योर करते हैं कि सही बंदा जो है वही लॉग इन करे। ये क्लियर है बच्चे आप सबको, ये चारों चीजें? उसके बाद बच्चे एक्सेस प्रोटेक्शन, यूजर अकाउंट्स एंड डेटाबेस ऑडिट्स, ये चीजें हम पढ़ेंगे। जब भी कोई पर्सन, व्हेनेवर अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्संस नीड टू एक्सेस द डेटाबेस सिस्टम, द इंडिविजुअल और ग्रुप मस्ट फर्स्ट अप्लाई फॉर अ यूजर अकाउंट। है ना, ऐसे ही होता है। अगर आप कोई भी सिस्टम यूज करना चाहते हो, मैं अमेजोन का सिस्टम यूज करना चाहती हूँ तो मुझे सबसे पहले अप्लाई करना पड़ता है एक यूजर अकाउंट बनाने के लिए। तो जो डीबीए है वो आपका, आपको लगता है कि मैंने आईडी भरी, मैंने पासवर्ड भरा या मैंने अपना डिटेल भरी, एट द एंड जो उनका डीबीए है वो आपको आईडी और पासवर्ड जनरेट करने की परमिशन देता है कि हाँ आप अपना एक आईडी रख लो, आप एक पासवर्ड रख लो। ठीक है, वो आपके लिए एक अकाउंट आईडी और पासवर्ड रखने में आपकी हेल्प करता है। इफ ही शी डीम्स देयर इज अ लेजिस्लेट नीड टू एक्सेस द डेटाबेस, अगर आपको लगता है कि डेटाबेस आपने यूज करना है तो आपको आईडी पासवर्ड बनाना पड़ता है। एंड द यूजर मस्ट लॉग इन टू द डीबीएमएस बाय एंटरिंग अकाउंट एंड आईडी एंड पासवर्ड। अब आपने जब भी उसमें लॉग इन करना है, आपने उसका डेटा यूज करना है, आपको उस आईडी और पासवर्ड को भर के उसमें आपको लॉग इन करना पड़ेगा। ठीक है, अब द डेटाबेस सिस्टम्स मस्ट आल्सो कीप ट्रैक ऑफ ऑल द ऑपरेशंस, वो हमेशा आपके सारे ऑपरेशंस को ट्रैक करता है ऑन द डेटाबेस दैट आर अप्लाइड बाय अ सर्टेन यूजर थ्रू आउट ईच लॉगिन सेशन। आपने एक लॉगिन किया, एक बार आप 15 मिनट के लिए लॉगिन हुए, आपने जो भी ऑपरेशंस उसके ऊपर किए वो आपके सारे ऑपरेशंस को ट्रैक करता है, ध्यान देता है डीबीए के ये क्या क्या कर रहा है आपके सिस्टम के ऊपर। आप लॉग ऑफ हो गए सिस्टम से तो उसने ट्रैकिंग वहीं बंद कर देनी है। अगर आप फिर लॉग इन करते हो 15 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए, जो भी करते हो वो हमेशा उसको ट्रैक करता रहता है। ठीक है, इससे क्या होता है, टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द अपडेट्स अप्लाइड टू द डेटाबेस एंड ऑफ द पर्टिकुलर यूजर हु अप्लाइड ईच अपडेट, उसने क्या अपडेट्स किए हैं। आपने, मैं इसमें आपको अमेज़न की एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर आपने पहले जब लॉगिन किया तो आपकी बास्केट खाली थी, आपने कोई परचेज करने की कोशिश नहीं की थी, बाद में जब आपने लॉगिन किया आपको एक चीज पसंद आई, आपने उसको अपनी बकेट में रख लिया। ठीक है, तो आपकी अपडेट को वो ट्रैक करता रहता है और जब आप नेक्स्ट टाइम लॉगिन करते हो तो वो आपको मैसेजेस देता है, देयर इज वन आइटम इन योर बकेट दैट यू वांट टू परचेज, वन आइटम इन योर बकेट इज नाउ आउट ऑफ स्टॉक, वन आइटम इन योर बकेट इज नाउ ऑन डिस्काउंट। तो वो इन चीजों से उनका बिजनेस भी ग्रो होता है। ठीक है, and we can modify system log which includes an entry for each operation applied to the database that may be required for recovery from a transaction failure or system crash। अब बच्चे आपके लेवल पे तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन कई बार क्या होता है वो सिस्टम के लॉग्स बनाता रहता है। लॉग्स का क्या मतलब कि हर हर 2 मिनट के बाद सिस्टम की जो स्टेट है वो उसको रिकॉर्ड करता है, हर 2 मिनट के बाद वो सिस्टम की जो स्टेट है रिकॉर्ड करता है, पूरे सिस्टम की, पूरे उसके ऑर्गेनाइजेशन के वेबसाइट की वो
स्टेट को 2-2 मिनट के बाद रिकॉर्ड करता है। सपोज करो अभी मैं एक डीबीए हूँ और मैंने उसकी सारी स्टेट को रिकॉर्ड किया हुआ, मैंने बैकअप ली हुई है, ठीक है, और अभी 1 मिनट गुजरा और मेरा सिस्टम क्रैश हो गया, तो अब मेरे पास ये एक चीज का मेरे को ये मतलब खुशी है कि चाहे मेरा सारा सिस्टम क्रैश हो गया है, लेकिन मैंने अभी 1 मिनट पहले उसकी बैकअप ली हुई थी, तो मैं रोल बैक करके अपना सिस्टम 1 मिनट पिछले 1 मिनट से दोबारा स्टार्ट कर सकती हूँ, रीजनरेट कर सकती हूँ। समझ रहे हो? तो इससे उनको सिस्टम में अगर कोई डैमेज होता है तो उसको रिकवर करने में सिक्योरिटी तो वो दे ही रहा है, आपके आईटीज को आपको ट्रैक कर रहा है, तो वो आपकी सारी हरकतें तो नोट कर ही रहा है, लेकिन साथ में वो रिकॉर्ड भी रख रहा है कि बाई चांस कभी सिस्टम रुक जाए तो मैं बैक ट्रैक करके पुरानी जो मेरी रोल्ड स्टेट है वहां से दोबारा अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल क्या है? द टिपिकल मेथड ऑफ इन्फोर्सिंग डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल इन अ डेटाबेस सिस्टम इज बेस्ड ऑन ग्रांटिंग एंड रिवोकिंग परमिशंस। मैंने आपको यहाँ पे ये वर्ड बताया था, ये है डिस्क्रिशनरियम। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि आप डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल दे रहे हो यहाँ पे, वहां पे डिस्क्रिशनेरियम वर्ड उसमें एम लगा दिया गया था, एक एक्रोनियम की तरह उसको यूज किया गया था वहां पे, अदरवाइज इट इज डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल। ये किसके साथ आती है? बाय टू थिंग्स, फर्स्ट इज ग्रांटिंग, अदर वन इज रिवोकिंग। एक्सेस कंट्रोल किसके साथ आती है? जब आप अपना आईडी और पासवर्ड बनाते हो और उसके बाद जो आपको परमिशंस मिलती हैं टू ग्रांट, द परमिशंस आर ग्रांटेड टू यू, okay, you can read, you can write, and whenever required the permissions are revoked from you, आपसे permissions छीन भी ली जाती है। ठीक है, अब कहाँ पे आपको permissions grant या revoke हो सकती हैं? अकाउंट लेवल के ऊपर। At this level, the DBA specifies the particular privileges that each account holds independently of the relations in the database. आपको पूरे अकाउंट के ऊपर क्या परमिशंस है, ठीक है। रिलेशन लेवल, आपको टेबल के ऊपर क्या परमिशन, अकाउंट के मतलब पूरे अकाउंट के ऊपर आपको क्या परमिशन है कि उस अकाउंट के अंदर जितने टेबल्स हैं आप उसमें क्या कर सकते हो सकता है कि आपको टेबल लेवल के ऊपर ही सिर्फ परमिशन मिले। ठीक है, आपके पास अकाउंट में आपको कुछ टेबल्स के ऊपर सिर्फ रीड मिले, कुछ के ऊपर राइट मिले, लेकिन अगर आपको काउंट लेवल पे रीड मिल जाता है तो इट मींस जितने भी उसके अंदर टेबल्स आते हैं आप उसके ऊपर सिर्फ रीड कर सकते हो। अगर आपको काउंट लेवल के ऊपर राइट मिल जाता है तो आप सारे टेबल्स के ऊपर राइट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको टेबल लेवल पे फर्दर मिलते हैं तो इट मींस आप हर एक टेबल के ऊपर फर्दर आपको दोबारा परमिशंस जो है वो ग्रांट की जाती हैं। इसके ऊपर आप रीड कर सकते हो, इसके ऊपर रीड कर सकते हो, इसके ऊपर राइट कर सकते हो, तो ये 2 लेवल्स के ऊपर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्लियर है सबको? हाँ जी बच्चे, ओके। अब उसके बाद बच्चे, अब हमें डिस्क्रिशनरी प्रिविलेजेस कैसी मिल सकती हैं, हमें क्या परमिशंस मिल सकती हैं? अकाउंट लेवल के ऊपर आपको क्या मिल सकती है? अकाउंट लेवल के ऊपर आपको ये भी राइट्स मिल सकते हैं कि आप एक नया टेबल क्रिएट भी कर सकते हो, मतलब आपको राइट के भी राइट्स मिलते हैं कि आप पुराने टेबल्स में भी चेंज कर सकते हैं और आपको नया टेबल राइट करने की परमिशन भी मिल सकती है। ठीक है, हो सकता है कि आपको टेबल क्रिएट करने की परमिशन ना हो, कई बार ऐसे भी होता है कि परमिशन ऑफ क्रिएशन इज नॉट ग्रांटेड, आप सिर्फ क्या कर सकते हो, टेबल्स के ऊपर सिलेक्ट की क्वेरीज लगा सकते हो। अमेज़न में अगर आप अगर आप अप्लाई करते हो, ठीक है, तो उसमें भी ये डेटाबेस की जो है जॉब्स होती हैं, और डेटाबेस की जॉब्स में बच्चे ऐसे होता है कि हमने क्वेरीज लगानी होती है। अब अमेज़न इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है, उनका डेटा सारा सपोज करो टेबुलर फॉर्म में आ रहा है कि हाँ हर रोज इतनी इतनी सेल्स हो रही हैं, उन्होंने क्वेरीज लगानी है कि हाँ किस टेबल के ऊपर कि कितनी सेल्स हुई हैं पर डे, हर एक दिन में कितनी सेल्स हो रही है, टोटल नंबर ऑफ सेल्स। उस केस में वो जो बंदा बेचारा गरीब बैठा हुआ है वहां पे क्वेरीज लगाने में, उसको टेबल बनाने की परमिशन नहीं है, टेबल ऑटोमेटिक जनरेट हो रहे हैं उनके, जैसे जैसे उनकी सेल्स आ रही हैं तो टेबल में एंट्रीज जाई जा रही हैं। एक बंदा जो है वो टेबल्स में एंट्री कर रहा है, उसके पास नहीं है राइट्स हैं कि वो टेबल में एंट्री करे, वो तो टेबल में कोई गलत एंट्री भी कर सकता है, गड़बड़ भी कर सकता है।
तो उसके पास सिर्फ क्या राइट्स हैं, सिर्फ टेबल में से डेटा के ऊपर क्वेरीज लगानी। पर जिसके पास टेबल क्रिएट करने की भी राइट्स है, इट मींस उसके पास काफी हाई लेवल ऑफ राइट्स है। ठीक है, उसके बाद बच्चे एक क्रिएट व्यू है। एक व्यू का क्या मतलब होता है, हम तो टेबल ही क्रिएट करते हैं, पर जब हम टेबल में कुछ ऑल्टरेशन करते हैं तो टेबल हमारा ऑल्टर हो जाता है। मैं टेबल की एक रो डिलीट करती हूँ तो वो डिलीट हो जाती है, टेबल का नेम चेंज करती हूँ तो वो चेंज हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि मैं टेबल को सिर्फ देखूं, ठीक है, उसमें कोई ऐसे चेंजेस करके देखूं, लेकिन मेरा जो ओरिजिनल टेबल है वो इफेक्ट ना हो। कई बार होता है ना कि ये मेरा डेटा है, एमएस वर्ड में मेरा डेटा है, मैं इसको खराब नहीं करना चाहती, लेकिन मैं इसमें कुछ चेंजेस करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, उस एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट को एक और जगह पे कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, और जो नई जगह पे कॉपी करती हूँ उसमें चेंजेस कर लेती हूँ, पुरानी जगह वाला मेरा वैसे का वैसा ही रह जाता है। ऐसे ही ये व्यू भी, जैसे जब हम टेबल क्रिएट करते हैं ना, क्रिएट टेबल टेबल नेम, ऐसे ही हम व्यूज क्रिएट कर लेते हैं। व्यूज का क्या मतलब है, हमें एग्जैक्ट अपने टेबल की एक कॉपी मिल जाती है। ठीक है, उसके ऊपर हम कोई भी ऑपरेशंस लगा सकते हैं, लेकिन हमारा जो ओरिजिनल टेबल है वो इफेक्टेड नहीं होता। तो अगर आप अकाउंट लेवल पे आपको राइट्स मिल रहे हैं तो आप वो व्यू भी क्रिएट कर सकते हो, आपको ऑल्टर की प्रिविलेज भी मिलती है, आप कुछ भी ऑल्ट्रेशन कर सकते हो, आप नए कॉलम्स ऐड कर सकते हो, आप नए कॉलम्स जो हैं वो रिमूव कर सकते हो, ड्रॉ प्रिविलेज मिल सकती है, आप रिलेशंस को, टेबल्स को डिलीट कर सकते हो, व्यूज को डिलीट कर सकते हो, आपको मॉडिफाई की प्रिविलेज मिलती है, आप इंसर्ट, डिलीट और अपडेट कर सकते हो टपल्स को, आपको सेलेक्ट की प्रिविलेज भी मिलती है। अगर आपको इतनी सारी प्रिविलेजेस मिलती हैं तो आपको सेलेक्ट की प्रिविलेज भी मिलती है। तो अगर आप अकाउंट लेवल पे चल रहे हो तो इट मीन्स आपको ये सारी प्रिविलेज जो है वो मिलेंगी। ठीक है, वो दूसरे लेवल की जो प्रिविलेजेस हैं वो किसके ऊपर है, रिलेशन लेवल के ऊपर, मतलब टेबल लेवल के ऊपर। एंड दिस इंक्लूड्स बेस रिलेशंस एंड व्यू रिलेशंस, है ना। रिलेशन लेवल के ऊपर सिर्फ टेबल्स नहीं है, जो भी टेबल्स बने हुए हैं, जो भी व्यूज बने हुए हैं, उनके ऊपर आपको क्या राइट्स मिलते हैं। सबसे पहले, द ग्रांटिंग एंड रिवोकिंग ऑफ प्रिविलेजेस जनरली फॉलो एन ऑथराइजेशन मॉडल। अब रोज ऑफ अ मैट्रिक्स है, रिप्रेजेंट सब्जेक्ट्स। ठीक है, सपोज करो आपके पास जो भी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, फॉलो एन ऑथराइजेशन मॉडल फॉर डिस्क्रिशनरी प्रिविलेजेस नोन एज द एक्सेस मैट्रिक्स मॉडल। अब इसमें हमारे पास मॉडल है एक, उसके ऊपर ये सारा बेस्ड है। ठीक है, अब उस मैट्रिक, आपको पता ना मैट्रिक्स में क्या होती है, एक रोज होती है और एक कॉलम्स होती है। ठीक है, अब रोज क्या है, रोज में हमारे पास जितने भी यूजर्स हैं, जो भी उनके अकाउंट्स हैं, जो भी प्रोग्राम्स हैं, वो हमारे पास रोज में है। कॉलम्स में हमारे पास क्या है, हर एक रो के विद रिस्पेक्ट टू कौन कौन से रिलेशंस हैं, कौन कौन से रिकॉर्ड्स हैं, कौन कौन से कॉलम्स हैं, कौन कौन से व्यूज हैं, कौन कौन से ऑपरेशंस हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ईच पोजीशन Mij इन द मैट्रिक रिप्रेजेंट्स द टाइप्स ऑफ प्रिविलेजेस। ठीक है, अब Mij क्या यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी सब्जेक्ट आई को, ये हमारा रो क्या है, आई, ये हमारा मैट्रिक्स एम है, बच्चे ध्यान से देखना, ये हमारा मैट्रिक्स एम है, इसमें आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रोज, और जे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम्स। ठीक है, तो आई को जे के ऊपर क्या परमिशंस है, इट मींस इस रो में किसी भी यूजर को जे कॉलम में जो भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर क्या परमिशंस है, उसको रीड की परमिशन है, राइट की परमिशन है, या अपडेट की परमिशन है। तो ये एक मैट्रिक्स की फॉर्म में बन जाता है। जब हम किसी को परमिशन असाइन, हमको परमिशन अगर असाइन हो जाती है तो हमारा वहां पे एक मैट्रिक्स बन जाता है कि हाँ, इस आई को, इस यूजर को, इस रिलेशन के ऊपर, इस टेबल के ऊपर क्या परमिशंस हैं, रीड की है, राइट की है, क्या अपडेट की है। ठीक है, फिर थ्रू आउट हमारा वही चलता रहता है जब तक हम कोई हमें चेंज करके वो ना दे। ठीक है, ये क्लियर है सबको, ये वाला टाइप्स ऑफ डिस्क्रिशनरी प्रिविलेजेस जो हमें रिलेशन लेवल के ऊपर मिलती हैं। जस्ट राइट यस और नो। सोनू बच्चे, क्या क्लियर नहीं हुआ आपको? क्या समझ नहीं आया रिलेशन लेवल में, कुछ भी समझ नहीं आया?
बोलो, कुछ भी समझ नहीं आया? हम्म। सोनू हो आप? क्या समझ नहीं आया कि पूरा समझ नहीं आया? भाई जवाब दो। ओह माय गॉड, इट मींस बच्चे बिल्कुल जवाब देना भी नहीं चाह रहे कि या मुझे नहीं दिख रहा जवाब? तो बोलो ना भाई कि कुछ भी समझ नहीं आया, सारा रिपीट कर दीजिए। ये देखो बच्चे, ये नोटपैड मैंने एक आपके लिए यहाँ पे खोला है, ठीक है? तो उसमें क्या बोला गया था कि जो रोज हैं, अब आपका मैट्रिक्स कैसे होता है? आपके मैट्रिक्स में रोज होती हैं, ठीक है? रोज मतलब इस डायरेक्शन में हम मूव करते हैं, इस डायरेक्शन में, ये रोज है। ये एक रो हो गई, ठीक है? और ये क्या हो गई? दूसरी रो हो गई। ये क्या हो गई? तीसरी रो हो गई। मैं 1 के साथ रो बना रही हूँ। तो ये मेरी फर्स्ट रो है, ये मेरी सेकंड रो है, ठीक है? अब कॉलम्स क्या है? दिस इज फर्स्ट कॉलम, ये वाला, यहाँ पे 1 1 1, ये फर्स्ट कॉलम है। दिस इज सेकंड कॉलम, दिस इज थर्ड कॉलम, दिस इज फोर्थ कॉलम, दिस इज फिफ्थ कॉलम, ठीक है? अब जब मैं आपके साथ वो पीपीटी शेयर कर रही थी, ठीक है, ये पीपीटी दिख रही है आपको? इसमें क्या बोला गया था कि जो रोज हैं, ये जो हमें प्रिविलेजेस मिलती हैं टेबल लेवल पे, उसके विद रिस्पेक्ट टू हमें एक मैट्रिक्स जो हमें वो पीछे से बना होता है, जो हमें राइट्स होते हैं हमारे उस मैट्रिक्स में होते हैं। अब रोज में क्या है? अगर मैट्रिक्स का नाम अगर मैं एम बोलती हूँ, तो रोज में क्या है? सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स का मतलब ये नहीं है डेटाबेस सिस्टम या पाइथन या कोई ऐसे सब्जेक्ट्स नहीं है। अब उसमें क्या है? यूजर्स हैं, अकाउंट्स हैं या प्रोग्राम्स हैं। तो मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, सपोज करो यूजर्स की एग्जांपल ले लेती हूँ। और कॉलम्स में मेरे पास क्या है? ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स क्या है? टेबल्स होंगे कोई, जिनके ऊपर मुझे परमिशंस मिलनी है, कोई रिकॉर्ड्स होंगे, हो सकता है कॉलम्स के ऊपर परमिशन मिले, हो सकता है व्यूज के ऊपर मिले, हो सकता है ऑपरेशंस के ऊपर मिले, ठीक है? तो अब मैं आपको यहाँ पे ये एक्सप्लेन करके बताती हूँ। इधर से मैं अकाउंट्स लेती हूँ, इधर से मैं रिलेशंस उठा रही हूँ, ठीक है? और अकाउंट्स किस में है? रोज में। और जो रिलेशंस हैं वो किस में है? कॉलम्स में, ठीक है? तो अब हम वापस जाते हैं अपने नोटपैड के ऊपर, ठीक है? तो इधर अकाउंट्स हैं, इधर रोज में अकाउंट्स हैं, ठीक है? तो ये यूजर 1, यूजर 2 और यूजर 3। कितनी रोज हैं ये? 3 रोज हो गई ना? ये यूजर 1 एक रो है, यूजर 2 एक रो है, ठीक है? और यूजर 3 एक रो है, ठीक है? तो ये सारे क्या हैं? ये यूजर्स हैं, ठीक है? इसको मैं यहाँ पे अगर आपको हेडिंग दे दूं कि ये मेरे क्या हैं? यूजर्स हैं। इधर रो वाइज मेरे यूजर्स हैं, और कॉलम वाइज मेरे पास क्या है? कॉलम वाइज मेरे पास टेबल्स हैं, ठीक है? तो इधर मेरे पास सारे क्या हैं? टेबल्स हैं, ठीक है? तो मैं इसको इसको ऐसे लिख दूं, टेबल 1, ठीक है? एक टेबल इधर 1 है, इसको हटा देती हूँ, ये आपको कंफ्यूजन करेगा, चलो रहने देते हैं। ये टेबल्स, ये टेबल 1 है मेरा इधर। इधर क्या है? टेबल 2। सपोज करो 3 टेबल हैं, टेबल 3, ठीक है? अब यूजर 1 को अगर मैं यहाँ पे पहुंचू, इस लाइन पे पहुंचू, ये जहां पे मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, तो ये क्या है? यूजर 1 और टेबल 1। क्या है ये? यूजर 1 और टेबल 1। तो इसका क्या मतलब है? यूजर 1 को टेबल 1 के ऊपर क्या परमिशन है, ठीक है? और अगर यहाँ पे मैट्रिक्स में लिखा होता है आर, तो इसका क्या मतलब है? उसको रीड की परमिशन है। अब मैं क्या डिफाइन कर रही हूँ? यूजर 2 को टेबल 1 के ऊपर क्या परमिशन है? उसको क्या परमिशन है? उसको भी रीड करने की परमिशन है। अब यूजर 3 को टेबल 1 के ऊपर क्या परमिशन है? उसको रीड की भी परमिशन है, उसको राइट की भी परमिशन है,
ठीक है, उसको रीड और राइट की परमिशन दे देते हैं, रीड एंड राइट। ठीक है, अब टेबल 1 के ऊपर सारे यूजर्स की परमिशन हमने बना ली है। अब टेबल 2 के ऊपर यूजर 1 को क्या परमिशन है, वो रीड भी कर सकता है और राइट भी कर सकता है। और जो यूजर 2 है वो टेबल 2 के ऊपर सिर्फ राइट कर सकता है, और ये यूजर 3 है वो टेबल के ऊपर सिर्फ रीड कर सकता है। ऐसे ही यूजर 1 जो है उसकी टेबल 3 के ऊपर क्या परमिशन है, वो सिर्फ रीड कर सकता है। यूजर 2 जो है वो भी टेबल के ऊपर क्या कर सकता है, सिर्फ रीड कर सकता है। और यूजर 3 भी क्या कर सकता है, राइट कर सकता है। तो ये सारा डीबीए जो है वो डिसाइड करता है कि टेबल लेवल के ऊपर किस यूजर को क्या परमिशंस देनी है, और वो एक मैट्रिक्स बना देता है और उसी बेसिस के ऊपर सारा काम चलता है। अब समझ आया है? यस और नो? स्वपन यस लिख रहा है, वाह। सोनू ये क्या है, हाय मैम है कि यस मैम है? तो ये मैट्रिक्स बन गया। मुझे नहीं पता आपने मैट्रिक्स को हिंदी में कैसे पढ़ा होगा वहां पे। इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं, रोज एंड कॉलम्स का कॉम्बिनेशन। ठीक है, उसके बाद बच्चे अभी ये डिस्क्रिशनरी प्रिविलेज चल रही हैं। To control the granting and revoking of relation privileges, each relation R in a database is assigned an owner account, which is typically the account that was used when the relation was created in the first place. जब रिलेशन बनता है, हर एक रिलेशन को बनाना एक किसी भी ओनर का काम है। एक अकाउंट होगा, ठीक है, जिसको राइट्स होंगे कि वो, उसको अकाउंट लेवल के राइट्स होंगे कि वो टेबल को क्रिएट करेगा। तो जिसने जो टेबल क्रिएट किया है वो उसी अकाउंट के अंदर आएगा। अगर मेरे पास अकाउंट लेवल प्रिविलेजेस हैं तो उसमें कौन कौन से प्रिविलेजेस आते हैं, मैंने आपको बताया था ना कि मैं टेबल क्रिएट कर सकती हूँ, मैं व्यू क्रिएट कर सकती हूँ, अपडेट, मॉडिफाइड, ड्रॉप, सब कुछ कर सकती हूँ। तो अगर एक टेबल मैंने बनाया है तो वो मेरे अकाउंट के अंदर ही आ रहा होगा ना। अगर मैंने अपने अकाउंट से एक टेबल बनाया है तो उसको मेरा अकाउंट जो है उसके साथ अटैच होगा। यही लिखा हुआ है कि टू कंट्रोल द ग्रांट एंड रिवोकिंग ऑफ रिलेशन प्रिविलेजेस, ईच रिलेशन आर, हर एक जो रिलेशन बनता है डेटाबेस में उसको एक ऑनर अकाउंट मिलता है जिसने उसको बनाया होता है। ठीक है, कौन सा अकाउंट होता है, वो वाला अकाउंट जो टेबल को क्रिएट करने में यूज हुआ था। ठीक है, द ओनर ऑफ अ रिलेशन इज गिवन ऑल प्रिविलेजेस ऑन दैट रिलेशन। अगर मैंने बनाया है, मैं ओनर हूं, मुझे उस टेबल के ऊपर सारे राइट्स हैं, है ना। ओनर अकाउंट वाले को तो वैसे भी सारे राइट्स हैं, लेकिन जो टेबल मैंने बनाया है उसके ऊपर मुझे सारे राइट्स हैं। उसको मैंने क्रिएट किया है, मेरा मन करे मैं उसको ड्रॉप कर दूं, मेरा मन करे मैं उसको अपडेट करूं, उसको ऑल्टर करूं, उसमें से सिलेक्ट करूं। The DBA can assign and honor and लिखा हुआ है, can assign an owner to a whole schema by creating the schema and associating the appropriate authorization identifier with that schema using the create schema command। बच्चे अब क्या है, हम अब तक सिर्फ टेबल बना रहे थे, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, एक स्कीमा बना सकते हैं, एक डेटाबेस बना सकते हैं। एक स्कीमा के अंदर मैं 10 टेबल बना लूं, चाहे वो सारे उसी स्कीमा को जो है वो बिलोंग करेंगे। ये सीक्वल 2 में ये जो थी फैसिलिटी हमें प्रोवाइड हुई कि जो डीबीए है वो क्या बना के देता है, स्कीमा बना देता है, और हर एक स्कीमा को एक अकाउंट जो है वो साइन कर देता है, और वो अकाउंट जो भी टेबल बनाएगा वो उस स्कीमा के अंदर आएंगे। ठीक है, द ओनर अकाउंट होल्डर can pass privileges on any of the owned relation to other users। अब मेरे पास वो स्कीमा के अंदर जो भी टेबल्स हैं जिनके राइट्स मेरे पास हैं, जो मैंने बनाए हैं, अब मेरे पास जो भी राइट्स हैं मैं पास कर सकती हूँ टेबल लेवल के ऊपर। ठीक है, जो टेबल लेवल के ऊपर जो भी मेरे अकाउंट को यूज करेगा, ठीक है, उसको मैं राइट्स असाइन कर सकती हूँ। मेरे पास तो सारे राइट्स हैं, लेकिन टेबल लेवल के ऊपर कौन रीड करेगा, कौन राइट करेगा, वो डीबीए मेरी हेल्प के साथ डिसाइड करके उनको फर्दर पास कर सकता है। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ डिस्क्रिशनरी प्रिविलेजेस अभी भी चल रही हैं। द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्रिविलेजेस कैन बी ग्रांटेड ऑन ईच इंडिविजुअल रिलेशन आर। ठीक है, तो कौन कौन सी हमें इंडिविजुअल रिलेशन के ऊपर हमें कौन कौन सी प्रिविलेजेस मिल सकती हैं। रेफरेंसेस प्रिविलेज ऑन आर। अब रेफरेंसेस क्या होता है,
This gives the account the capability to reference relation R when specifying integrity constraints. Integrity constraints आपको याद है हमने constraints लगाए थे, प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक, है ना? और कौन सा था? चेक था हमारा, डिफॉल्ट था, नॉट नल था, यूनिक था, ठीक है? तो ये सारे कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो अगर आपको एक रिलेशन के ऊपर राइट्स मिलते हैं तो आप उसको लगा सकते हो. एंड द प्रिविलेज कैन ऑल्सो बी रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स ऑफ आर. और आपको ये भी राइट्स दे सकते हैं वो कि आप हर एक टेबल के हर एक कॉलम के ऊपर कोई भी कंस्ट्रेंट, सारे कंस्ट्रेंट ना लगा सको. हो सकता है आपको कहीं कहा जाए कि सिर्फ आपके पास राइट्स हैं, अगर टेबल में 10 कॉलम्स हैं तो आप सिर्फ किसी 2 कॉलम्स के ऊपर आपको राइट्स हैं कि आप कोई ना कोई कंस्ट्रेंट जो है लगा सकते हो. तो आपको रिस्ट्रिक्शन हो सकती है कि आपके पास अगर टेबल लेवल राइट्स हैं तो आपको सारे कॉलम्स के राइट्स मिल जाएं, आप किसी के भी ऊपर कंस्ट्रेंट लगा सकते हो सकता है आपके राइट्स रिस्ट्रिक्ट कर दिए जाएं, आपको सिर्फ टेबल के किन्हीं 2-3 कॉलम्स के राइट्स मिले तो आप सिर्फ उनके ऊपर ही क्या कर सकते हो, लगा सकते हो, है ना? जब मैंने आपको बोला था ना टेबल लेवल के ऊपर, तो क्या था वहां पे? हो सकता है यूजर को टेबल्स के ऊपर मिले या यूजर को कॉलम्स के ऊपर भी मिले. अगर मैं आपको यहाँ पे ले जाऊं तो ये देखो, यूजर को पूरे रिलेशन के ऊपर भी राइट्स मिल सकते हैं, यूजर को कॉलम्स के ऊपर भी मिल सकते हैं, सिर्फ कुछ कॉलम्स के ऊपर भी राइट्स मिल सकते हैं, ठीक है? Notice that to create a view, the account must have select privilege on all relations involved in the view definition. अगर आपको व्यू करने का राइट है तो व्यू करने का, क्रिएट करने का राइट किसके पास है? अगर आपको मिलता है, वैसे तो वो अकाउंट लेवल है, लेकिन अगर आपको ग्रांट किए जाते हैं तो उस केस में व्यू के साथ आपको सिलेक्ट किए राइट्स भी ग्रांट किए जाएं, क्योंकि जब हम व्यू बनाते हैं तो उसमें सिलेक्ट कमांड भी साथ में चलती है. जब आप व्यू सीखोगे, अभी तो आपके सिलेबस में व्यू नहीं है, तो व्यू की कमांड में ही ऐसा है कि जिस टेबल के ऊपर आपने व्यू बनाना है उसका सारा डेटा सिलेक्ट होके व्यू में आ जाता है, तो उसके साथ आपको सिलेक्ट के राइट्स भी होने चाहिए. ये चीज डीबीए को इंश्योर करनी पड़ती है, ठीक है? आई थिंक इट इज मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि मेरा भी अब बोल बोल के गला बैठ गया है आपके साथ, ठीक है? तो ये मीटिंग हम अभी यहाँ पे बंद करते हैं. अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है. इसके एक दो टॉपिक्स और पड़े हैं, वो हम नेक्स्ट में करेंगे, और फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कॉन्करेंसी कंट्रोल, नेक्स्ट टाइम, ठीक है? हो सकता है आज अगर हमारी 2 बजे क्लास, 1:30 बजे क्लास है बच्चे, आज 2 बजे नहीं है, 1:30 बजे, तो अगर हमें टाइम मिला तो हम उसमें भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं. निशान सिंह, निशान सिंह, पहले तो बच्चे तुसी क्लासां बहुत घट लगा रहे हो, ठीक है? फिर इसको एमएसटी के मार्क्स देखने हैं. 1 मिनट. Just wait.